Hello everyone, good evening and Assalamu alaikum. This is Muhammad Danial Kamal. I am an environmental scientist by profession, and along with this, I'm also can say an environmental educator. I'm the CEO and co-founder of READ Resilience and Adaptation, where our prime focus is to educate the youth on climate and environment. Apart from this, I'm also serving my role as Secretary SDGs at the Prague Association, where my key responsibility is to educate the youth on the Sustainable Development Goals and all the problems that are regarding the environment and the SDGs. So आगे बढ़ने से पहले आज का जो सेशन है वो है क्वालिटी एजुकेशन विच इज द एसडीजी 4 जो यूएन ने 17 गोल्स हमें प्रपोज किए थे in 2015 और जो aim है by 2030 they have to teach or you can say they have to make the whole youth along with the students जो कि बहुत ज़्यादा यंग है उनको प्रॉपरली क्वालिटी एजुकेशन देना या एक तरीके से आप ये कह लें कि उनकी जो तालीम है वो उनको प्रॉपरली पूरी की जाए ये उनका मेजर एम है सो Memona, could you please share the screen? Okay, sir. अगर कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन ऑल्सो आस्क मिडवे लेकिन प्लीज आप अपना हैंड रेज कीजिएगा एंड देन जैसे ही बात कंप्लीट हो गया आई विल बी गेटिंग बैक टू यू और अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग उससे एट द एंड ऑफ द सेशन भी पूछ सकते हैं और मेरी एक तरीके से की एडवाइस आप लोगों को ये होगी कि जो भी स्पीकर्स वगैरह बोलते हैं शुरुआत से ले लें चाहे डॉक्टर नज़ाकत हो जाए मिस आयशा ले लें तो प्लीज उनकी जो जो इम्पोर्टेंट आपको की पॉइंट्स लगे या जो उनकी इम्पोर्टेंट बातें आपको लगे तो वो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि वी आर ऑल्सो सॉर्ट आर ट्रेनिंग यू टू बी द यूथ स्पीकर्स और टू बी द यूथ आपके अंदर मोटिवेशन ताकि इन द फ्यूचर जब आपको किसी सेशन के लिए या आपको किसी सेशन में जाने का मौका मिले एज अ पब्लिक स्पीकर तो आप वो वाली नॉलेज की जितनी भी बातें हैं वो आप आगे कम्युनिकेट कर सकें एंड इट इज सॉर्ट spreading of knowledge. So without any further delay, let us start our discussion on SDG 4, which is quality education. Ramona, please, next slide. As we all know that quality education is ranked as number 4th and education एक तरीके से हमारी जहनी कैफियत के लिए एक आज़ादी है अगर हमें तालीम हासिल होगी और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एजुकेशन एक बहुत ही ज़रूरी आप कह लें पॉइंट है प्लीज नेक्स्ट स्लाइड सो विदाउट एनी फर्दर डिले पहले पहले सवाल आता है कि इंसान के जहन में कि हम लोग एजुकेशन को तो कहते हैं कि एजुकेशन इज जस्ट लाइक गेटिंग ऑल द नॉलेज फ्रॉम टीचर्स टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स तो क्वालिटी एजुकेशन क्या है अगर मैं यूएन के मुताबिक आपको एनीवन रेज्ड देयर हैंड if you have a question you can please ask sure so according to the definition of UN जो यूएन एसडीजी रिपोर्ट्स के अंदर दी हुई है एसडीजी 4 की डेफिनेशन ये है कि एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रोमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल यूएन के मुताबिक जो यूएन ये कहता है कि आपको एक तरीके से इनोवेटिव और एक इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है इक्विटेबल से मुराद है कि आपको बराबरी की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है चाहे वो जवान हो चाहे वो एक औरत हो चाहे वो मर्द हो चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो या चाहे वो डिसेबल पर्सन हो या चाहे वो एक तरीके से ट्रांसजेंडर हो यू हैव टू इंश्योर इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन आपको उन तक वो सारी की सारी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जो उनके लिए कामयाबी का जरिया बने और एक तरीके से उनके लिए आप कह लें मौके जो उनकी कामयाबी के मौके होंगे उनके लिए वो दरवाजा बने और इसके साथ साथ वो अपना किरदार अदा करें एक हेल्दी सोसाइटी के अंदर जो उनको करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू देम
लर्निंग बेनिफिट्स एवरी ह्यूमन बीइंग एंड शुड बी अवेलेबल टू ऑल। सीखने का अमल हर इंसान के लिए फायदेमंद है और ये सब के सब लोगों को मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक खास तबके को या एक खास कम्युनिटी को। और इसी वजह से अकॉर्डिंग टू द वन ऑफ द मेजर सेइंग्स कि क्वालिटी एजुकेशन इज अ प्रिविलेज, यूएन ये कहती है कि क्वालिटी एजुकेशन इज नॉट अ प्रिविलेज, क्वालिटी एजुकेशन इज द बेसिक राइट। अच्छा, अब बेसिक राइट तो हम लोग पहले ये कहते थे कि एजुकेशन ही है, तालीम ही हमारा बेसिक राइट है। लेकिन अब इसको इस तरीके से कह दिया गया है कि क्वालिटी एजुकेशन इज द फंडामेंटल ह्यूमन राइट। इट इजंट जस्ट द बेसिक राइट, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स एज वेल। और क्योंकि जो हमारे, अगर हम लोग 17 के 17 एसडीजीज देखें, उनका जो मेजर गोल है या आपके लिए मेजर उनका जो एम है, इट इज टू लीव नो वन बिहाइंड। और क्वालिटी एजुकेशन इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट फुलफिल्स दिस एम। और वो आपको आगे 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 जाके पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड है वो। अच्छा, देर आर सम हार्श फैक्ट्स के हाउ आर वी लैगिंग बिहाइंड, या एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि वेयर आर वी फॉलोइंग, आप कह रहे हैं पीछे, वाइल वी लैगिंग बिहाइंड। तो ये है कि अगर मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करूं, अपार्ट फ्रॉम दिस स्लाइड, देर आर मोर देन 25 million children that are not getting the basic education right। तकरीबन 2.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉपरली एजुकेशन मिल ही नहीं रही। वहां पे उनको अपार्ट फ्रॉम द बेसिक रीजंस, चाहे वो आप कह लें फैमिली की वजह से हो, चाहे वो ब्रेड अर्नर्स हो, या चाहे वो एक तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम से जल्दी निकाल दिए गए हो या निकल गए हो, अपार्ट फ्रॉम दिस रीजंस, या उनका मन नहीं लग रहा हो, देर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ मेजर रीजंस जो कि उनको प्रॉपरली एजुकेशन लेने नहीं देते। और अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, द मेजर पर्सनल रीजंस, या आप कह लो एक तरीके से हमारी सोसाइटी का जो डिलेमा है, क्लाइमेट चेंज along with conflicts are also one of the major reasons कि हम लोग पीछे क्वालिटी एजुकेशन में लैग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ पेंडेमिक भी, अगर मैं वैसे बात करूं तो कोविड-19 के बाद से देर आर सम रियली आपके लिए ऑफ रिजल्ट्स पाकिस्तान के कंटेक्स्ट के अंदर, जहां पर वी हैवंट प्रोग्रेस्ड वेल इन क्वालिटी एजुकेशन, एक तरीके से जहां पर वी हैवंट प्रोग्रेस्ड वेल इन गिविंग द बेसिक एजुकेशन टू आवर स्टूडेंट्स, या आप कह लें टू, और बेसिक आप कह लें प्राइमरी ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में प्लीज। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि हमने ये तो देख लिया कि क्वालिटी एजुकेशन होती क्या है, अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि ये इंपॉर्टेंट किस लिए है। जो नंबर वन रीजन है वो ये है कि इट सपोर्ट्स अ राइट बेस्ड अप्रोच टू ऑल एजुकेशनल एंडेवर्स। मतलब कि जो इसकी अप्रोच होती है वो तमाम इदारों के लिए, या एक तरीके से तमाम जो ब्रांचेस हैं, चाहे वो हमारी सोसाइटी के ले लें, वो आपको इक्वल रसाई देगी, बराबरी की रसाई देगी। ये नहीं होगा कि हाँ यार, इस जगह पे जाने के लिए मैं थोड़ा सा लैग कर रहा हूँ, या इस जगह पे जाने के लिए मेरे अंदर इतनी ज्यादा फोकियत नहीं है। अगर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो, सो यस यू विल बी एबल टू गेट टू दैट पॉइंट इन द सोसाइटी और इन द प्रोफेशनल लाइफ ऑफ योर्स। और एजुकेशन के 4 पिलर्स हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन इज आल्सो बेस्ड ऑन दोस 4 पिलर्स। कौन कौन से हैं? कि लर्निंग टू नो, सीखने की जुस्तजू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, एक साथ रहने के लिए सीखना, लर्निंग टू डू, कर जाने की जुस्तजू, लर्निंग टू बी, हो जाने की जुस्तजू, या आप कह लो को बन जाने की जुस्तजू। अच्छा, लर्निंग टू लिव टुगेदर के अंदर इसको मैं एक तरीके से एक और, अगर मैं दूसरे कहानी के पहलू से बात करूं, तो लर्निंग टू लिव टुगेदर को मैं इस तरीके से देखता हूं कि इट ऑल्सो मेक्स अस लर्न टू compete with each other but in a healthy manner। हम लोगों को एक दूसरे से मुकाबला करना भी सिखाता है, लेकिन एक हेल्दी मैनर के अंदर, नॉट इन दैट हार्श मैनर, या एक तरीके से इन अ डेंजरस मैनर। हम लोगों को एक तरीके से हेल्दी मैनर के अंदर हमारी जो फ्रेंडशिप्स होती हैं उसके अंदर भी हमें सिखाता है यार किस तरीके से हमारी जो बेसिक एजुकेशन है, एक तरीके से क्वालिटी एजुकेशन का राइट है, वो इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैं होगा। अच्छा, आई एम होपिंग कि ये आपको वर्ड्स नजर आ रहे हो। तो द मेजर वन, द बॉक्स इज लाइक आपकी बिल्डिंग ब्लॉक, और इस बिल्डिंग ब्लॉक को पूरा करने के लिए देर आर, आप कह लो 5 मेजर
प्रोसेसेस कह लो या एक तरीके से 5 मेजर एलिमेंट्स हैं। और ये प्रोसेसेस हैं, ये एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं फ्रॉम लर्नर टू लर्निंग एनवायरनमेंट टू कंटेंट टू प्रोसेसेस एंड टू आउटकम्स, और एक तरीके से ये साइक्लिक मैनर है। अगर मैं लर्नर की बात करूं तो लर्नर ऐसे लोग होते हैं जो कि हेल्दी हो, वेल न्यूरिश्ड हो। वेल न्यूरिश्ड से मुराद है कि जो उनकी नशो नुमा हो या जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो वो अच्छे से हो रही हो, और एक तरीके से वो सीखने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो, और उनको उनकी फैमिलीज या उनकी कम्युनिटीज सीखने के लिए सपोर्ट कर रही। अच्छा, लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है? लर्निंग एनवायरनमेंट हमारे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट है या एक ऐसा माहौल है जो कि एक तरीके से हेल्दी हो, सेफ हो, प्रोटेक्टिव हो और जेंडर सेंसिटिव हो, और एक तरीके से वो तमाम सहूलियात या तमाम वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हो हमारे लर्नर्स को, जो कि हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या एक तरीके से जो हमारे प्रोफेशनल्स हो, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती मेरे नजदीक। नेक्स्ट वन, द पॉइंट इज कंटेंट। कंटेंट एक ऐसी चीज है जो कि हमारे करिकुला या हमारे जो निसाब है, सब हमारा जो सिलेबस है, हमारे जो मटेरियल्स हैं, बेसिक स्किल्स को आपके एक तरीके से बेसिक स्किल्स को सीखने के लिए, दैट इज बेसिकली कंटेंट। और ये क्यों जरूरी होता है? ये हमारे लिटरेसी के लिए, हमारी न्यूमरेसी के लिए और हमारी स्किल बिल्डिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। स्किल बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ लाइफ, और जो नॉलेज हम लोग हासिल कर रहे होते हैं कंटेंट से, दैट बेसिकली गोज फॉर जेंडर बेस्ड, in the sector of gender, in the sector of health, in the sector of nutrition, in the sector of HIV या एड्स की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उनकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, सॉरी, वो along with the peace building। इसको हम लोग साइंसी अलूम में भी लेके जा सकते हैं, इसको हम लोग मेडिकल की अलूम में भी लेके जा सकते हैं, इसको हम किसी भी अलूम में लेके जा सकते हैं। अगर हम बात करें द बेसिक, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ या एक तरीके से द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, दैट कम्स प्रोसेस। प्रोसेसेस ऐसे आप कह लो स्टेप्स होते हैं जो ट्रेंड टीचर्स को या एक तरीके से ऐसे प्रोफेशनल टीचर्स को एक तरीके से उनकी अप्रोच को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक अगर एक स्कूल है, वहां पर ट्रेंड टीचर जो अपनी अप्रोच लड़ा रहा होगा उस बच्चे को सिखाने के लिए, दैट इज व्हाट बेसिकली इस प्रोसेस। और ये प्रोसेस इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं ताकि उस बच्चे के लिए जो सीख रहा है उसके लिए वो हेल्पफुल हो, और एक तरीके से जो तजाद आता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उनको रिड्यूस करें। और उसके बाद आता है आउटकम। आउटकम क्या होता है? आउटकम बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जो कि नॉलेज को एनकम्पस करती है, स्किल्स वगैरह को स्प्रेड करती है, हमारे एटीट्यूड बिहेवियर के अंदर एक तरीके से पॉजिटिव चेंज लाती है। और ये हमारे एजुकेशन के नेशनल गोल्स के साथ लिंक होते हैं, और हमारे लिए ये इस तरीके से इम्पोर्टेंट है कि ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव पार्टिसिपेशन हमारी लाता है, और इट मेक्स अस रिस्पॉन्सिबल या इट मेक्स अस गो टू डू पॉजिटिव थिंग्स विच विल बी बेटर फॉर आवर सोसाइटी एट द एंड। मोना प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, नाउ कम्स द पार्ट कि जब हमें पता होना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन के कितने पिलर्स हैं। So there are basically three pillars of quality education. One is curriculum, second is instructions, or third is assessments. Curriculum identifies the learning outcomes। एक तरीके से जो हम लोगों ने सीखा है वो करिकुलम बताएगा, या वो करिकुलम हमारी पहचान करवाएगा हमारे लर्निंग आउटकम से। जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं हमारे एजुकेशन के अंदर, हमारा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस बताएगा कि किस तरीके से हमने इसको आगे लेकर चलना है या आगे बढ़ाना है। और साथ ही साथ ये हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज को बताएगा। कॉम्पिटेंसी से मुराद ये है कि हमारी कोर वैल्यूज या बिलीव्स को बताएगा। और जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस आर बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज का ऐसा मिलाप जो डिलीवर किया जाएगा कंटेंट के साथ, जो इंस्ट्रक्टर खुद डिलीवर कर रहा होगा, एक ऐसे स्टेप्स दैट विल हेल्प द स्टूडेंट टू बी मोटिवेटेड सीखने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए, और उसके बिहेवियर के अंदर पॉजिटिव शिफ्ट लाने के लिए। असेसमेंट्स
असेसमेंट इंक्लूड करते हैं किस तरीके से हम लोग मेजर करें हमारे स्टूडेंट की प्रोग्रेस को, उसकी इम्प्रूवमेंट देखें टाइम टू टाइम, उसको मोटिवेट करें स्टडी करने के लिए बार बार, और हम लोग उस टीचर्स के मेथड्स को इवेलुएट करें, उनको मॉनिटर करें, और साथ ही साथ हम लोग स्टूडेंट की रैंकिंग करें उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक, उसकी काबिलियत के मुताबिक कि किस तरीके से वो पूरी क्लास के मुकाबले में परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में होना प्लीज। अच्छा, अब देर आर ऑल्सो सम फीचर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन जो कि हमें कभी भी निग्लेक्ट नहीं करने चाहिए। नंबर वन इज कि हमें क्वालिफाइड टीचर्स का देखना लाजमी होगा, कि आइदर जो उस्ताद हम पढ़ा रहा है बच्चों को वो इतना ज्यादा क्वालिफाइड है कि वो पढ़ाए, क्या उसे अपने सब्जेक्ट पे अबूर है या नहीं है। उसके बाद ये है कि एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्सेज प्रॉपरली रसाई दी जाए लर्निंग रिसोर्सेज के लिए, या एक तरीके से उस निसाब के लिए या उस किताबों तक प्रॉपरली रसाई दी जाए टीचर को भी और बच्चों को भी, ताकि वो पढ़ा सके टीचर और बच्चे पढ़ सकें, याद कर सकें। ऑप्टिमम लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो निज़ाम हो या एक तरीके से हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं या एक तरीके से जो कॉलेजेस हैं, वो अच्छे से अच्छे बन सकें, उनका अच्छे से अच्छा होना जरूरी है। उसके बाद मेरे नजदीक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स कि पेरेंट और कम्युनिटी एंगेजमेंट। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं, सो अपार्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, और दे यूजली सेंड देयर चिल्ड्रंस टू आइदर एकेडमीज एट अर्ली एज या एक तरीके से बाद में। सो वो वाली एंगेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्ली स्टेजेस के अंदर बच्चों का सीखना अपने माँ बाप से, डेट इज रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद है कि इफेक्टिव करिकुलम डिजाइन, जो हम लोग निसाब या हमारा जो सिलेबस है जो हम लोग तैयार कर रहे हो, वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए, वो इनोवेटिव होना चाहिए, उसे अप टू डेट रहना चाहिए, और उसे एक तरीके से मॉडर्नाइज होना चाहिए। हम लोग वो निसाब ना पढ़ रहे हो जो कि 15-20 साल पहले था, बल्कि उसे दौरे जदीद के मुताबिक बनाना चाहिए और उसे निखारना चाहिए। उसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। सो अगर मैं इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, सो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे पास वो सिस्टम आता है जो प्रोवाइड करे सपोर्ट और रिसोर्सेज उन चिल्ड्रन को जहाँ पे डिसेबिलिटीज है, और वो इस चीज जो स्पेशल नीड्स चाहिए हो मेन स्ट्रीम स्कूल्स को क्वालिटी एजुकेशन के लिए, वो उन्हें प्रोवाइड कर रहा हो। सो डेट इज वन ऑफ द, आप इसे कह सकते हो कि एक तरीके से इट्स द मदर बोर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट स्लाइड में मोना प्लीज। पहले हमने बात कर ली थी एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, उसके बाद बात की थी थ्री पिलर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, देन हमने बात की थी फीचर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, और अब बात करते हैं कि स्टेजेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन की रसाई के लिए जो हमारे पास स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली पहली है फाउंडेशन फॉर लर्निंग। क्वालिटी एजुकेशन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ शुरुआत होती है। ये जो स्टेज है ये फोकस करती है हमारी बहुत ही अहम स्किल बिल्डिंग के ऊपर। कौन कौन सी आ सकती हैं? हमारी लिटरेसी, हमारी न्यूमरेसी, और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, या आप कह लो कि क्रिटिकल रीजनिंग। न्यूमरेसी इज जस्ट लाइक टू डू द कैलकुलेशंस। उसके बाद आता है कि इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है। अच्छा, ये वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है इस स्टेज पर, अगर हम लोग क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हो। इफ यू वांट टू स्टॉप, अगर आप मुझे चाहते तो जस्ट 2 मिनट्स नमाज के लिए जो अजान आ रही है, देन वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस।
So, am I audible right now? जस्ट आप रिएक्ट कर दो, यहाँ आप एक तरीके से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ताकि आपको पता चले क्या है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अच्छा, सो लेट्स अस जस्ट कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट। सो स्टेज 2 आती है इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्टेज ज़्यादा जोर देती है इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एक तरीके से डाइवर्सिटी के अंदर, डाइवर्सिटी इन द सेंस ऑफ और करिकुलम। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एक सपोर्टिव एटमोसफियर बनाती है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू गेट इक्वल एजुकेशन या इक्विटेबल एजुकेशन। उसके बाद आता है इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स। इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स एक, मैं इसमें इस तरीके से कहूँगा कि इनोवेशन क्वालिटी एजुकेशन के अंदर एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है और इसके साथ साथ ये स्टेज हाईलाइट करती है मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को, उसके साथ टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन को, और किस तरीके से आप या एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को एंगेज करेगा क्रिएटिवली, लाइक उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को वो ओपन करेगा इन टर्म्स ऑफ, सिंपली मैं कहूँ तो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। उसके बाद आता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स। इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि जो एजुकेशन है डेट गोज बियॉन्ड द क्लासरूम। ये स्टेज ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती है हमारी लाइफ लॉन्ग, या एक तरीके से जो जिंदगी के अंदर हम लोग सीख रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप, उन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर या उन स्किल्स के ऊपर, जो इंक्लूड करती है एडेप्टेबिलिटी के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और एक तरीके से इम्प्रूव करने के लिए, या एक तरीके से जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है उसके, उसका पैशन, कि किस तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हैं और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। Then comes global citizenship. Is it is one of the most important ones in quality education. Quality education इसको, इसके अंदर quality education students को prepare करती है कि किस तरीके से global citizens बन सकते हैं, और ये ज़्यादा जोर देती है कल्चरल अवेयरनेस के ऊपर, एक स्टूडेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और किस तरीके से वो स्टूडेंट ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है, या उसकी वो काबिलियत है या नहीं, उसको वो निखारती है। इट शार्पन्स इट बेसिकली। और global citizenship is just like making one student connect with another student in terms of professionally. उसके बाद आता है relevant curriculum. अच्छा, करिकुलम बेसिकली थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, लेकिन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स इन ऑल दिस थिंग्स। सो रेलिवेंट करिकुलम के अंदर हम लोग बेसिकली देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारे लर्निंग मटेरियल्स हैं, हम उनको इस तरीके से डिजाइन करें कि वो रेलिवेंट भी हो और एक तरीके से वो कल्चरली रिस्पॉन्सिव भी हो। कल्चरली रिस्पॉन्सिव से मुराद ये है कि वो हर कल्चर के अंदर पढ़ाए जा सकें भी, और इसके अंदर स्टूडेंट्स की जो इंटरेक्शंस होती हैं या उनकी जो इंटरेस्ट होते हैं, हम लोग उसको भी देखते हैं, लिंक करते हैं एजुकेशन के साथ, और जो रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट होते हैं या एक तरीके से जो केस स्टडीज होती हैं इन टर्म्स ऑफ दिस, सिंपल अगर मैं अल्फाज में कहूँ, हम लोग उनको भी इंकॉर्पोरेट करते हैं। इससे दरअसल मोटिवेशन जो स्टूडेंट की होती है वो एनहांस होती है, वो बढ़ती है, और ओवरऑल जो स्टूडेंट की वो शाइन होती है, जो उसका पोटेंशियल होता है, डेट बेसिकली अनलॉक्स, वो खुल जाता है उसका पोटेंशियल। नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, बेसिकली यूएन ने, अगर हम क्वालिटी एजुकेशन को देखें, एसडीजी 4 को देखें, तो इसके टोटल 10 टारगेट सेट किए हुए हैं, और इसके जो टारगेट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फर्स्ट रो के अंदर। देन जो टारगेट 6 है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम बॉटम लेफ्ट टू राइट। मैं पहले ऐसे बता देता हूँ आपको। जो टारगेट 1 था, आप कह लो यूएन के इसका क्वालिटी एजुकेशन एसडीजी 4 का, तो टारगेट 1 एनलिस्ट, या टारगेट 1 ये कहता है कि एक तरीके से फ्री प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। यूएन ने ये सेट किया हुआ है कि बाय 2030 तक हर बच्चे को, हर बच्ची को प्रॉपरली फ्री क्वालिटी प्राइमरी भी और सेकेंडरी एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, ताकि वो किरदार अदा कर सके अपना सोसाइटी के अंदर। उसके बाद आता है टारगेट 4.2। ये कहता है कि इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी प्री प्राइमरी एजुकेशन। इसका मतलब ये होता है कि 2030 तक हर बच्चे, हर बच्ची को
एक तरीके से प्री प्राइमरी एजुकेशन, वो केयर मिलनी चाहिए, वो एजुकेशन मिलनी चाहिए, ताकि वो प्राइमरी एजुकेशन के अंदर ताकि वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए रेडी हो जाए। एंड प्राइमरी एजुकेशन इज जस्ट लाइक वन क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक। और जो प्री प्राइमरी एजुकेशन, अगर मैं पाकिस्तान के टर्म्स में बात करूं, सो इट्स लाइक रिसेप्शन, नर्सरी, किंडरगार्टन। उसके बाद आता है टारगेट 4.3। इसके अंदर कहता है कि एक तरीके से इक्वल एक्सेस टू अफोर्डेबल टेक्निकल, वोकेशनल एंड हायर एजुकेशन। जो आपके इंस्टीट्यूट्स होते हैं उन तक रसाई मिलनी चाहिए हर मर्द को, हर औरत को, ताकि वो सीख सकें टेक्निकल स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स। और जो टर्शियरी एजुकेशन है वो भी मिलनी चाहिए। और टर्शियरी एजुकेशन के अंदर यूएन के मुताबिक इसके अंदर हमारी यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद आता है टारगेट 4.4। जो टारगेट 4.4 है, डेट इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल विद रेलिवेंट स्किल्स फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। दरअसल इसका मतलब ये होता है कि बाय 2030 जितनी भी यूथ है, नंबर यूथ का या एडल्ट्स का, जिनके पास रेलिवेंट स्किल्स है, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हो, चाहे वो वोकेशनल स्किल्स हो, उनका नंबर इंक्रीज किया जाए। किन चीजों के लिए? एक तो हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, दूसरा वो डिसेंट जॉब्स क्रिएट की जाए, और तीसरा उनको बिजनेस माइंडेड बनाया जाए। एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप की मौके लाने चाहिए। जो टारगेट 4.5 है, ये फर्स्ट रो का लास्ट राइट ब्लॉक है। इट टेल्स कि एलिमिनेट ऑल डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। कि जो भी बाय 2030 जितने भी तजाद आ रहे होते हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, चाहे वो आप कह लो रीजनल बेसिस के ऊपर, सॉरी, चाहे वो रिलीजन बेसिस के ऊपर हो, चाहे वो जेंडर बेसिस के ऊपर हो, उन तमाम को खत्म होना चाहिए। और हर पर्सन को या हर स्टूडेंट को इक्वल लेवल ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए अलॉन्ग विद द वोकेशनल ट्रेनिंग, जो कि वल्नरेबल कम्युनिटीज को भी मिलनी चाहिए। वल्नरेबल कम्युनिटीज से मुराद है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या इंडिजीनियस पीपल, जो बहुत ही खास ट्राइब से या तबके से ताल्लुक रखते हैं, और ऐसे बच्चे जो कि बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशंस या वल्नरेबल इलाकों में मौजूद हैं, उन तमाम को वो एजुकेशन मिलनी चाहिए जो एक आम बच्चे या बच्ची को मिल रही है। उसके बाद आता है टारगेट 4.6। अब ये जो लास्ट रो है या सेकंड रो है, उसका सबसे पहले वाला लेफ्ट ब्लॉक है। उसके अंदर कहते हैं कि बाय 2030 इंश्योर किया जाना चाहिए कि जितनी भी यूथ है या सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ एडल्ट है, मतलब कि एडल्ट्स का तबका, चाहे वो मर्द हो या खवातीन हो, और जितने भी हमारी नौजवान पीढ़ी है, उन तमाम को एक तरीके से सीखना आना चाहिए, या एक तरीके से उन तमाम को वो पढ़ने की या लिखने की काबिलियत होनी चाहिए उनके अंदर, और कैलकुलेशन परफॉर्म करने की भी काबिलियत होनी चाहिए उनके अंदर। उसके बाद है कि टारगेट 4.7 ये कहता है कि एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल सिटीजनशिप। के यूएन के मुताबिक 2030 तक जितने भी जो सीख रहे हैं लोग, स्टूडेंट्स हो या प्रोफेशनल्स हो, उन तमाम को वो सारी की सारी नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड कर देनी चाहिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सेंस हमारे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, हमारा ह्यूमन राइट्स, हमारी जेंडर इक्वालिटी, हमारी पीस की स्टडीज और नॉन वायलेंस कन्फ्लिक्ट वगैरह जो है, उन तमाम की स्टडीज अलॉन्ग विद कल्चरल डाइवर्सिटी, उसे भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टारगेट 4.7। जो टारगेट 4.8 है, एंड दैट इज इन द मिडल ऑफ द सेकंड रो, इसका मतलब ये है कि बिल्ड एंड अपग्रेड इंक्लूसिव एंड सेफ स्कूल्स। एक तरीके से जो हमारे एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, वो चाहे वो डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी वाली स्टूडेंट के लिए हो, जेंडर सेंसिटिव स्टूडेंट के लिए हो, या किसी भी बच्चे के लिए हो, उन तमाम को वो सेफ बनाए, हमारे एजुकेशन फैसिलिटीज को नॉन वायलेंट बनाए। एक तरीके से उसके अंदर जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि जो इल्म है उसको आराम से उन तक पहुंचाया जाना चाहिए। उसके बाद आता है टारगेट 4.9। इट इज द सेकंड लास्ट टारगेट ऑफ यूएन एसडीजीज, एसडीजी 4, जिसके अंदर वो कहते हैं कि एक्सपेंड हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ये 2030 तक जितने भी जो स्कॉलरशिप्स का नंबर है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, उसे ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। खास तौर पर लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं या ऐसे आइलैंड्स जो कि अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं,
उन तक वो स्कॉलरशिप लाजमी प्रोवाइड की जाए, और उन जगहों पर आप वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाओ, आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाओ, आप छोटे छोटे आप कह लो साइंटिफिक प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च करो, ताकि उन इलाकों को भी टेक्नोलॉजी के मौकों से वो महरूम ना रहे वो इलाके। उसके बाद आता है टारगेट 4.8, ये लास्ट टारगेट है, एंड इट कम्स इन द सेकंड रो, राइट साइड पर है, एंड इट इज के टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। यूएन का एम ये है कि 2030 तक उन्होंने जितने भी क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनकी सप्लाई को इंक्रीज करना है, और अपने जो सेंटर्स हैं, जो उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हैं, या जो उन्होंने वोकेशनल सेंटर्स बनाए हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल द मेन स्ट्रीम स्कूल्स जो कि एक रिस्पेक्टिव कंट्री की है, उन तक उन्होंने वो टीचर को भेजना है। और इनके लिए वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, ताकि जो जितने भी टीचर्स हैं उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो सके, उनको यह सिखाया जा सके कि किस तरीके से उन्होंने बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से वो बच्चों की क्रिएटिव एबिलिटीज को ओपन कर सकते हैं, किस तरीके से वो क्लास का जो इन्वायरमेंट है उसे इंक्लूसिव बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव बना सकते हैं, ताकि वो जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो आउटशाइन कर सकें। सो दीज आर द टारगेट्स ऑफ द यूएन एसडीजी 4। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट वंस, क्योंकि मुझे, अगर मैं देखा जाए क्वालिटी एजुकेशन की, क्वालिटी क्वालिटी एजुकेशन को मैं इस तरीके से एग्जांपल दूंगा कि यूरोपियन यूनियन एसडीजी 4 के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसके अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन के अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखा गया है, लेकिन वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर, यूरोपियन यूनियन ग्रेजुअली इंक्रीज करे इन टर्म्स ऑफ एसडीजी 4। तो जो फर्स्ट आप कह लो ब्लॉक है जो लेफ्ट साइड पर है, बेसिकली वो ये बता रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन का काम था, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया 2017 के बाद से। और 2021 के अंदर उन्होंने ये देखा था कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर 92.5% इंक्रीज देखा गया था। मतलब कि वो वाले बच्चे जो 3 साल की उम्र से ज्यादा हैं, से ज्यादा के से ज्यादा बड़े हैं, वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल पढ़ने आ रहे थे। और उसकी जो परसेंटेज थी 2021 के अंदर, वो 92.5% थी। जो सेकंड ब्लॉक है उसके अंदर ये देखा गया था कि जो अर्ली स्कूल लीवर्स थे वो परसेंटेज डिक्रीज हुई थी। अर्ली स्कूल लीवर से ये मुराद है कि ऐसे बच्चे जो कि बहुत ही जल्दी स्कूल छोड़ देते थे। और ये कहा गया था यूरोपियन यूनियन के मुताबिक कि 2017 के अंदर जो परसेंटेज थी वो 10.5% थी, और 2022 के आते आते ये परसेंटेज 0.9% डिक्रीज हुई थी। और जो अर्ली स्कूल लीवर्स थे फ्रॉम एज 18 to 24, जो अब उसकी परसेंटेज थी वो 9.6 थी। उसके बाद क्वेश्चन आया, जो थर्ड था, या एक तरीके से जो थर्ड ब्लॉक था यूरोपियन यूनियन का, वो ये कह रहे थे कि 2022 तक तकरीबन 42% ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी जो एज थी 25 to 34, उन्होंने टर्शियरी एजुकेशन को अटेन किया था, उन्होंने हासिल किया था यूनिवर्सिटी की तालीम को। और ये एक तरीके से 2017 के मुकाबले में 4.4% ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज देखा गया था, कि 2017 के अंदर ये जो आप कह लो परसेंटेज थी, ये थी तकरीबन 37.6%। और अगर 2022 के अंदर देखा जाता तो तकरीबन 42% ऐसी आबादी थी जिसने टर्शियरी एजुकेशन को, जिसने यूनिवर्सिटी की तालीम को पूरा किया था। उसके बाद जो लास्ट ब्लॉक है राइट साइड पर, वो ये कहता है कि यूएन ने यूरोपियन यूनियन ने ज्यादा से ज्यादा बेसिक डिजिटल स्किल्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस दी थी। मतलब कि दे हैव इनकॉर्पोरेटेड टेक्नोलॉजी मोर एज कम्पेयर टू द फिजिकल बुक्स। उन्होंने टेक्नोलॉजी की तालीम को आम, ज्यादा से ज्यादा आम करने की कोशिश की थी। और इसके अंदर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा काम 2021 के अंदर किया था, और उनको रिजल्ट्स भी 2021 के एंड तक ही नजर आने स्टार्ट हो गए थे। और बाय द एंड ऑफ 2021 तकरीबन 53.9% लोगों को, जो यूरोपियन यूनियन के हैं रहने वाले, मतलब कि 56 कंट्रीज जो यूरोप के अंदर आते हैं, वहां तक 53.9% उनको डिजिटल लिटरेसी स्किल्स दे चुकी थी। लाइक मोर देन हाफ ऑफ द यूरोप, उनको डिजिटल स्किल्स या डिजिटल लिटरेसी मिल चुकी थी टेक्नोलॉजी की इनोवेशन के साथ।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि इक्वल एक्सेस, हम लोग बात करें तो शुरू शुरू के अंदर कि इक्विटेबल एक्सेस है, इक्वल एक्सेस दी जानी चाहिए स्टूडेंट्स को। तो इक्वल एक्सेस का मतलब क्या होता है? वेल बेसिकली इसके अंदर चार चीजें आती हैं। चार चीजें आती हैं। फर्स्ट जो थिंग है वो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर आप ये कह लो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को फ्रॉम एज 3 ऑनवर्ड्स स्कूल भेजना स्टार्ट करें, ताकि उनकी जो ग्रूमिंग है वो इम्प्रूव हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो आप कह लें पर्सनैलिटी है, उनका जो बिहेवियर है वो इन्हांस हो सके, और ये उनके एजुकेशनल जर्नी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के तौर पर उभरा है। अगर मैं बात करूं टीवेट की, टीवेट इज टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो मलेशिया, इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि मलेशिया जो कंट्री है, इट हैज़ बीन प्रमोटिंग ये वाले प्रोग्राम्स, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा। और ये उन स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं एज एन अल्टरनेटिव पाथवेज, जो कि आप कह लो एजुकेशन यूनिवर्सिटी की तालीम लाइक नहीं उनको ज़्यादा सूट करती, एंड दे यूजुअली गो फॉर डिप्लोमास। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर है कि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू स्टडी इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स, या एक तरीके से टू गो फॉर यूनिवर्सिटीज, देन यू कैन इजिली गो फॉर अ डिप्लोमा। और इस तरीके से जो वहाँ के ये वोकेशनल या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स थे, उन्होंने उन स्टूडेंट्स को प्रॉपरली एक तरीके से वही बराबर की तालीम दी थी, ताकि वो स्किल बिल्डिंग कर सके, उनकी स्किल बिल्डिंग इंप्रूव हो सके। उसके बाद आता है कि एजुकेशन फॉर इंडिजीनियस कम्युनिटीज। इस तरीके के इनिशिएटिव्स के में ये चीज फोकस की गई थी कि हम लोग ऐसे स्कूल्स को बिल्ड करें, ऐसे स्कूल्स बनाएं, और ऐसा रेलिवेंट करिकुलम बनाए, ऐसा रेलिवेंट निसाब बनाए जो उन इंडिजिनियस कम्युनिटीज की एजुकेशनल नीड्स को पूरा करे, और उन तक या उनके बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन की रसाई पहुंचाए। और उसके बाद आता है डिजिटल इंक्लूजन। इसके अंदर एफर्ट्स इस तरीके से प्रोवाइड की गई थी कि इंटरनेट के एक्सेस को प्रोवाइड किया गया था टूवर्ड्स दोज मेन स्ट्रीम स्कूल्स, या एक तरीके से टूवर्ड्स दोज हाउसेज जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा रहे थे कि लाइक द पेरेंट्स वर टीचिंग द स्टूडेंट देयर चिल्ड्रन अबाउट देयर स्टडी मटेरियल। और साथ ही साथ डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी उन अंडर सर्व्ड एरियाज के अंदर, या उन इलाकों के अंदर जहाँ पर इंटरनेट की प्रॉपरली सहाय नहीं थी। और इसका मैं एक आर्टिकल पढ़ा था लास्ट, मेरे ख्याल से इन फरवरी। उसके अंदर ये था कि जिस तरीके से जो इलॉन मस्क का ड्रीम था, या एक तरीके से जो उसका मेजर गोल है, वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर हमें फ्री इंटरनेट रसाई देनी चाहिए। सो उसने ये अपना जो स्टारलिंक का मिशन था, इट हैज़ बीन स्टार्टेड, और उसके अंदर इलॉन मस्क मेजरली फोकस कर रहा है राइट नाउ इन द अफ्रीकन कम्युनिटीज के उनको प्रॉपरली फ्री इंटरनेट एजुकेशन मिल सके, so that they can get their education basic right. Next slide वंदना प्लीज। अच्छा, अब बात आती है कि किस तरीके से वी कैन इम्प्रूव और बेसिक एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, या एक तरीके से किस तरीके से एक स्टूडेंट अपनी क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है वो तो यही रहेगा क्वालिटी कोलैबोरेटिव लीडरशिप, मतलब कि दैट स्टूडेंट शुड बी हैविंग अ मेंटोर, उसे कोई ना कोई देख रहा हो रोजमर्रा की लाइफ के अंदर, उसे कोई पढ़ा रहा हो रोजमर्रा की लाइफ के अंदर। एक तरीके से उसका एक गार्डियन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। और अपार्ट फ्रॉम दिस, उस स्टूडेंट का एक विजन होना चाहिए कि उसे बड़े होकर क्या बनना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करे। प्लान करने के बाद उसे वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लाए कि यार इस तरीके से मुझे रोजाना पढ़ना पड़ेगा। आफ्टर द होल इम्प्लीमेंटेशन थिंग, उसे वो रिजल्ट देखना चाहिए, असेस करना चाहिए अपने आप को कि एम आई डूइंग दिस थिंग राइट और नॉट, एंड देन ही हैज टू रिफाइन हिज थिंग। दोबारा से रिफाइन करे यार अपने आप को कि इधर मैं गलत था, इसको मैं चीज को मैं दोबारा से ठीक कर सकता हूँ, एंड इट इज अ साइकिल प्रोसेस। और ये मॉडल को हम लोग कैसे कहते हैं कि पर्सनलाइज्ड स्टूडेंट लर्निंग, कि किस तरीके से एक स्टूडेंट जो है वो सेल्फ बेस्ड लर्निंग, या एक तरीके से जो खुद ब खुद स्टूडेंट पढ़ रहा है वो किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप को, अपने बीएन को। नेक्स्ट स्लाइड में प्लीज। यस मिस बुशरा।
your question. काइंडली ये ना रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई थी तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप काइंडली रिपीट कर दें थोड़ा सा। नो वरीज मिस मुश्किल, मैं भी कर देता हूँ. सो ये वाला जो फ्रेमवर्क है पर्सनलाइज्ड स्टूडेंट लर्निंग, ये उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, या एक तरीके से उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो सेल्फ पेस लर्निंग, जो खुद ब खुद पढ़ना चाहते हैं, जो खुद ब खुद सीखते हैं, लाइक दे यूजुअली डू नॉट नीड एनी एकेडमीज वगैरह. कोलैबोरेटिव लीडरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कोलैबोरेटिव लीडरशिप इज लाइक उनका कोई ना कोई गार्डियन, कोई ना कोई मेंटोर होना ही चाहिए, जो उनको थोड़ा सा ये बता रहा हो कि यार दिस इज द थिंग, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है यू कैन कंसल्ट मी. That is collaborative leadership. It can be with friends, it can be with one specific teacher, it can be with parents, it can be with any outsource guardian. Apart from this thing, उस स्टूडेंट के लिए जो खुद ब खुद सीख रहा है चीजें, उसके अंदर उसका विजन का होना जरूरी है. What he or she wants to become in his or in her life, then he or she needs to make a proper plan to achieve that thing. आफ्टर दिस, उसके बाद उस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन आएगी, किस तरीके से ही और शी विल बी गेटिंग दोज स्पेसिफिक रिजल्ट्स जो अपनी लाइफ के अंदर बनना चाहता है. फिर वो असेस करे, मतलब कि आफ्टर द होल इम्प्लीमेंटेशन थिंग, देन ही और शी नीड्स टू असेस हिमसेल्फ और हर सेल्फ के आया उसने वो प्रॉपरली रिजल्ट्स अटेन किए हैं या नहीं किए. एंड देन जैसे हमने पढ़ा था कि देर इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस पैशन फॉर इम्प्रूवमेंट, वो दोबारा से अपने आप को रिफाइन करे, दोबारा से एक नया विजन बनाए, जब उसने अपना पिछला जो विजन है वो अटेन कर लिया है, वो अचीव कर लिया है. सो दिस इज द होल बेसिक थिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड स्टूडेंट लर्निंग. आई होप कि आपको ये समझ आ चुका है, नहीं आया तो मैं दोबारा से समझा दूं. थैंक यू थैंक यू। नो वरीज मिस पुष्का. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आई थिंक सो ये आप सबको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बताइएगा. अगर ब्लरी है तो डू लेट मी नो. वेल बेसिकली इसका जो पूरा नाम है इस मॉडल का, इट वुड बी बेटर कि अगर आप लोगों ने इसको मजीद पढ़ना है तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मैं वैसे आपको बता देता हूँ. इसका जो पूरा नाम है इस मॉडल का, इट इज द मिनिमम वायबल एजुकेशन सिस्टम फ्रेमवर्क. मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, द मिनिमम वायबल एजुकेशन सिस्टम फ्रेमवर्क. एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एट मिनिमम लेवल, कि कम से कम उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसे कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, ऐसी कौन कौन सी चीजों का दरकार है. अच्छा, सो इन दिस मिनिमम वायबल एजुकेशन सिस्टम फ्रेमवर्क, पांच चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक आता है आपका सिस्टम, दूसरा आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा आता है आपका टीचर्स, उसके बाद आते हैं आपके लर्नर्स, और फिर आता है आपका पेरेंट्स एंड केयरर्स. अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम के अंदर आपका बेसिकली डिसीजन मेकिंग मॉडल्स आते हैं, या डिसीजन मेकिंग आपके अथॉरिटीज आती हैं. उसके बाद अकाउंटेबिलिटी आती है और रिसोर्स एलोकेशन आती है कि किस तरीके से वो रिसोर्स को प्रोवाइड करेंगे टुवर्ड्स द लर्नर्स या टुवर्ड्स द पेरेंट्स, किस तरीके से दे विल बी एंगेजिंग विद देम. उसके बाद आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी बिल्डिंग ब्लॉक, एक तरीके से जहाँ पे आप लोग उसको पढ़ाओगे. आइदर इन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास वो तमाम चीज़ों की एक्सेस है या नहीं है, लाइक आपके पास वो प्रॉपरली मटेरियल्स हैं पढ़ाने के या नहीं है, आपके पास वो जो डाटा मटेरियल प्रोवाइडेड है, आइदर यू आर मैनेजिंग दैट डाटा और नॉट, और क्या उसके अंदर भी कनेक्टिविटी है या नहीं है, मतलब कि आपको रसाई मिल रही है या नहीं मिल रही रसाई की, क्योंकि बेसिकली कुछ ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे आपको रसाई नहीं दी जा रही होती. उसके बाद आता है टीचर्स. इसमें तीन चीजें आती हैं. पहले उनकी भर्तियां, दैट शुड बी सोलली ऑन द मेरिट बेस्ड. देन उनकी ट्रेनिंग की किस तरीके से वो एक तरीके से लर्नर्स वगैरह को या स्टूडेंट्स वगैरह को सिखाएंगे, उनको पढ़ाएंगे. देन उनका सपोर्ट वगैरह इस तरीके से है कि हाउ दे विल बी
teaching those students to become a better person in their societies, and how they will be teaching the students to think out of the box, उनकी क्रिएटिव अप्रोचेस को किस तरीके से वो अनलॉक करेंगे। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट के अंदर भी वही 3 चीजें कि एक तरीके से किस तरीके से वो सीख रहे होंगे टीचर्स से, उनकी असेसमेंट्स की जाए, असेसमेंट के बाद उनकी जो स्किल बिल्डिंग हो या एक तरीके से जो उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही हो, दैट शुड बी सोलली फोकस्ड ऑन देयर स्किल्स, उनकी स्किल बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम हो अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स। और आखिरी जो बिल्डिंग ब्लॉक आता है इन दिस मॉडल, वो ये था कि एंगेजमेंट होनी चाहिए पेरेंट्स की और केयरर्स की। लाइक एक तरीके से वालिदैन को या जो गार्डियंस हैं उनको प्रॉपरली ये बताया जाए कि हियर इज योर सन और डॉटर लाइंग, आपके बच्चे की ये रिपोर्ट है, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है, एंड यहाँ पे कंटिन्यूस रूम है इम्प्रूवमेंट का, एंड वी कैन इम्प्रूव। नेक्स्ट स्लाइड मेमूना प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड मेमूना प्लीज। थैंक यू। अच्छा, ये हमने बात कर ली थी सोल्यूशन की, किस तरीके से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी क्वालिटी एजुकेशन की एक्सेस को, और पाकिस्तान के अंदर हम इन दोनों मॉडल्स को इम्प्रूव या इन दोनों मॉडल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन पाकिस्तान के अंदर विद करेक्ट पॉलिसीज एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोस पॉलिसीज हम लोग इनको प्रॉपर्ली इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो कि हमें क्वालिटी एजुकेशन को या बेसिक एजुकेशन को हासिल करने के लिए रुकावटों का बाइस बनते हैं। पहली बात होती है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। आइदर स्कूल फीस वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी है, या जो हमारे पढ़ने के रिसोर्सेज आजकल महंगे हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे, इस तरीके से महंगे कि वी कैन नॉट अफोर्ड देम। ऑल्सो जो प्राइसेस हैं या एक तरीके से जो सोशल डिस्पैरिटी आ गई है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर थिंग। किस तरीके से जो वालिदैन हैं दे कैन नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू गेन द बेसिक राइट, दैट इज एजुकेशन। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफिक चैलेंजेस। इसके अंदर आते हैं आइदर तो वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर होगा स्कूल वगैरह का, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मुश्किलात आ रही। इसके अंदर ऑल्सो अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो जो आप कह लो बिल्डिंग्स वगैरह है, या एक तरीके से जहाँ पे वो स्कूल्स वगैरह बने हुए हैं, जो उसका मटेरियल है स्कूल वगैरह बनाने का, वो बहुत ज़्यादा नाकिस होता है। उसके बाद आते हैं कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स में आप ये कह लो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे कल्चर सेक्टर्स, ऐसे कल्चर्स हैं या ऐसे ट्राइब्स हैं जहाँ पे औरत का पढ़ना या एक तरीके से एक बच्ची का पढ़ना वो मना किया गया है, एंड दे कैन नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन, दे कैन नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू गेन द बेसिक राइट ऑफ एजुकेशन, हाँ उनका कितना ही दिल हो उन बच्चियों का पढ़ने का बेसिक राइट। यही वो कल्चरल फैक्टर है, एक तरीके से यही वो कल्चरल बैरियर है जो कि प्रॉपरली हमें एक्सेल होने नहीं दे रहा। उसके बाद आता है एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर एजुकेशन। एक कंट्री के अंदर एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट बिल्डिंग ब्लॉक कि जो उस कंट्री की प्रोग्रेस का बाइस बनेगा। अगर मैं वैसे बताऊं तो पाकिस्तान की एक रिपोर्ट लॉन्च हुई थी, उसके अंदर ये कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन एजुकेशन के ऊपर जो फंड एलोकेट करना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम 7%। 7% फंड पाकिस्तान के एजुकेशन के लिए एलोकेट करना चाहिए। लेकिन राइट ना जो एजुकेशन को फंड मिल रहे हैं, it stands between the percentage of 1.5 to 2, मैक्सिमम 2% आपके पूरे आप कह लो जो फंड वगैरह एलोकेट बनते हैं या जो आपका बजट बनता है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2% आपको फंड मिलेगा एजुकेशन के लिए। और वो फंड भी आपको तमाम स्कूल्स के अंदर, तमाम इदारों के अंदर स्प्रेड करने, डेट इज रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट एक कंसर्निंग अथॉरिटी के लिए। उसके बाद आता है कि इनइक्वालिटी बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। एक तरीके से आजकल भी मैं वैसे कंसीडर करता हूँ कि एजुकेशन बिजनेस बन चुका है। जो प्राइवेट इदारे हैं वो उन्होंने इतनी ज़्यादा प्राइजेस हाई की हुई हैं कि वो प्रॉपरली सेम एजुकेशन का जो मेयार है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर है ही नहीं। और जितने भी जो क्वालिफाइड स्टाफ होता है वो दे आल्सो प्रेफर टू गो टुवर्ड्स प्राइवेट स्कूल्स रादर देन गोइंग टुवर्ड्स गवर्नमेंट सेक्टर्स। दूसरी बात है करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे। अगर मैं वैसे बात करूँ तो आई वॉन्ट बी नेमिंग सम पर्सन्स, बट यस,
there is a lot of corruption going in our education sector as well. उसके बाद है क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स. हमारा निसाब अगर मैं बात करूं तो वही हम लोग 1990s 1995 से पढ़ते हुए जो निसाब पढ़ता चला आ रहा है हम लोग वही पढ़ रहे हैं. देयर शुड बी एन अपडेट इन आवर करिकुलम. और इसके अंदर मैं ये कहूंगा कि ऑल दो हम लोग जितने भी एड़ी छोटी जोर लगा लें, लेकिन जो ऊपर बॉडीज बैठी हैं जब तक वो कुछ नहीं कदम लेंगी वी कैन नॉट डू अ थिंग. हम लोग अपने ऑन पे जितना भी कर लें वी कैन नॉट मेक देम कन्विंस टू चेंज द होल करिकुलम. और उसके बाद आते हैं हमारे अनट्रेन टीचर्स. जब तक प्रॉपरली उनको ट्रेन नहीं किया जाएगा वी कैन नॉट गिव द बेसिक एक्सेस या बेसिक फंडामेंटल एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन टू आवर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्लाइड मेमूना प्लीज. अच्छा, एजुकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एजुकेशन इंक्लूड्स इंग्लिश, उर्दू, साइंस, मैथ्स, सब कुछ. लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए? वेल दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. क्वालिटी एजुकेशन में इन्वायरमेंटल साइंस को इंकॉर्पोरेट करना चाहिए. लाइक दे शुड आल्सो बी गेटिंग द नॉलेज कि क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आपका इन्वायरमेंट क्या है. अपार्ट फ्रॉम दिस दे शुड आल्सो बी गेनिंग एथिक्स क्या है, what are the moral behaviors, what are the society's belief, कौन कौन सी core values है एक सोसाइटी की या एक ट्रेडिशन की, उनमें उन चीज़ों का भी पता होना चाहिए. उसके बाद सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस का भी बताना चाहिए. उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड है या उनका जो वो एंटरप्रेन्योरशिप का बैरियर है उसे खत्म करना चाहिए. मैंने जितनी भी अभी तक वर्कशॉप्स करवाई हैं स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, मैं इसका आई विटनेस हूँ कि उन स्टूडेंट्स के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. जस्ट दे नीड इज अ पर्सन टू शाइन, या एक तरीके से उन्हें उस आदमी की या उस औरत की जरूरत है जो उन्हें एक तरीके से प्लेटफॉर्म दे अपनी स्किल्स को शाइन करने का, और उन्हें थोड़ा सा वो मेंटोर कर दे वो पर्सन, एंड दे कैन वो छिप्पर फाड़ सकते हैं. सो बेसिकली मैं ऐसे ये कह सकता हूँ कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका. और ऑपरेशनल चेंजेस इस तरीके से बताया बताया जाना चाहिए कि किस तरीके से हमारी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है या हमारी जो सोसाइटीज वगैरह है उसके अंदर कंटिन्यूस शिफ्ट आ रहा है. उन्हें करंट अफेयर्स वगैरह का भी थोड़ा सा आपको इल्म वगैरह देना चाहिए. एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बहुत ज्यादा उन्हें बात करनी चाहिए कि किस तरीके से दे कैन गो टूवर्ड्स दोज प्रोजेक्ट्स जो कि फ्यूचर के अंदर उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुफीद कर सकती हैं एंड उन्हें ज्यादा से ज्यादा अच्छा बना सकते हैं. और जो लास्ट पॉइंट है ये मैंने बहुत ज्यादा सोच कर ऐड किया है, और वो यही था कि उन्हें स्पेस स्टडी का भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम वगैरह ऑपरेट कर रहे हैं, मीटोराइट्स क्या है, हमारी कॉस्मिक सिस्टम्स क्या है, कॉस्मिक बीइंग्स क्या है. क्योंकि इन सब चीज़ों के बाद ही, इन सब चीज़ों को सिखाने के बाद ही दे कैन गो फॉर more and more progress. There will be room for more improvement. And next slide, please, Mamuna. This was the end of my slide, which was SDG 4. मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा. मैं यूएन की एसडीजी रिपोर्ट पढ़ रहा था 2024 की, और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से पहले वर्ल्ड का मैं थोड़ा सा हाल दूंगा कि किस तरीके से कुछ जो कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन के अंदर. और बहुत ज्यादा इंप्रूव से मुराद है कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, वो ज्यादा से ज्यादा जोर ही क्वालिटी एजुकेशन को दे रहे हैं. उनमें जो मेजरली कंट्रीज आते हैं दैट कम्स थाईलैंड. थाईलैंड की ओवरऑल रैंकिंग है 45 आउट ऑफ 167. लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर वो बहुत ज्यादा इंप्रूव करें, इस वजह से उनकी रैंकिंग इंप्रूव हुई है. एक कंट्री आता है पेरू, उसकी जो ओवरऑल रैंकिंग है 64 है. उसके बाद आता है इंडोनेशिया, उसकी जो ओवरऑल रैंकिंग है 78 है. एंड देयर आल्सो कम्स सिप्रस. सिप्रस इज अ कंट्री दैट इज नियर टू तुर्की, और उसकी जो ओवरऑल रैंकिंग है वो 58 है. अगर मैं इसको साउथ एशियन पर्सपेक्टिव में कहूँ, अगर हमारे मैं नेबरिंग कंट्रीज की बात करूँ तो नेबरिंग कंट्रीज के अंदर हमारे पास ऐसे 3 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर इम्प्रूव ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहे हैं, और दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर टुवर्ड्स क्वालिटी एजुकेशन. तो जो नंबर 1 कंट्री है उसकी जो रैंकिंग है दैट इज 93.
और वो है श्रीलंका। अगर मैं उसकी ओवरऑल ग्लोबल स्कोर की बात करूं तो श्रीलंका ने 100% में टू अचीव ऑल द एसडीजीज, जो उसकी ओवरऑल परसेंटेज थी दैट इज 67.4। उसके बाद आता है हमारे पास बांग्लादेश। बांग्लादेश भी क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और उसकी जो अभी रैंकिंग है बांग्लादेश की दैट इज 107। और उसकी मैं अगर ग्लोबल स्कोर की बात करूं तो इट इज 64.3। उसके बाद इंडिया बहुत ज्यादा काम कर रहा है क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर। ओवरऑल इंडिया की रैंकिंग 109 है, बांग्लादेश से जस्ट 2 नंबर नीचे, 2 रैंक्स नीचे। और अगर मैं इसके ग्लोबल स्कोर की बात करूं तो वो भी बांग्लादेश से 0.3 कम है एंड दैट इज 64। और अगर देन कम्स पाकिस्तान, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था जब मैं इसकी यूएन की रिपोर्ट पढ़ा था। तो यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है क्वालिटी एजुकेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट ड्रास्टिक, आप कह लो बदहाली का शिकार हो रहा है। पाकिस्तान ने कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं की, बल्कि वो क्वालिटी एजुकेशन के मामले के अंदर गिरता ही चला जा रहा है। और उसकी जो रैंकिंग है या ग्लोबल स्कोर है पाकिस्तान का दैट इज 57, जो कि बहुत ज्यादा कम है। हमारे अगर रीजनल, मैं रीजनल एवरेज बताऊं तो हमारी जो रीजनल एवरेज एवरेज है दैट इज 66.5%। और अगर मैं उस रीजनल एवरेज के मुकाबले में पाकिस्तान का मवासना करूँ ग्लोबल स्कोर का तो दैट इज 57। और जो पाकिस्तान की, आप कह लो, ग्लोबल रैंकिंग इन द एसडीजीज रिपोर्ट दैट इज 137 आउट ऑफ 167। आप ये लगा लो कि हम लोग 30 ममालिक से ज्यादा अच्छे हैं एसडीजीज को इम्प्लीमेंट करने के अंदर। लेकिन उसके अंदर भी अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हम लोगों ने कोई ज्यादा काम नहीं किया। इसका बेसिकली ये एक तरीके से जो वजूहत है वो ये है कि हमारे जो अवाम है वो अपनी पढ़ाई को आधे रास्ते में छोड़ देती है। दूसरी बात यह है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एजुकेशन को प्रॉपरली हासिल नहीं कर पा रहे। और तीसरी बात यह है कि हमारे अनक्वालिफाइड टीचर्स। और अगर मैं पाकिस्तान के एक्चुअल लिटरेसी रेट की बात करूं, हमें रिपोर्ट्स वगैरह के अंदर या हमें रिसर्चेस के अंदर बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा कि हमारा जो लिटरेसी रेट है दैट फॉल्स अंडर 68, 66 या 72 भी मैंने कहीं जगह पे पढ़ा होगा। लेकिन जो एक्चुअल लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो कि लास्ट ईयर इशू हुई थी, हमारा जो एक्चुअल लिटरेसी रेट है दैट इज 59.13%। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई वुड बी जस्ट अर्जिंग यू ऑल के आप लोग जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके, आप लोग काम जरूर करो उनके ऊपर, ज्यादा से ज्यादा काम करो। लेकिन डू लुक फॉर दिस साइड एज वेल। आप एजुकेशन के अंदर भी अपना ज्यादा से ज्यादा काम दो, अवेयरनेस करो, पॉलिसी मेकिंग करो, कैंपेन्स वगैरह करो, क्योंकि ये सारा का सारा एट द एंड एजुकेशन वाले ही सेक्टर के अंदर काम आता है। बीइंग एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट अगर मैं बात करूं तो यस आई एम आल्सो डूइंग माय वर्क इन दिस एसडीजी एज वेल। आप लोग, नाउ द फ्लोर इज टू यू। प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी म्यूटिंग माई सेल्फ just to hear your questions, and then I'll be unmuting myself to give the answers to your queries. अच्छा, सो अगर आप लोग वैसे बात करोगे रेलिवेंट टॉपिक्स, मैं आपको मॉडल के लिए वेबसाइट बता दूंगा। श्योर, मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर भी कर दूंगा। जो यूरोपियन यूनियन का मैंने डाटा लिया था दैट इज फ्रॉम यूरोस्टैट। और एक तरीके से वो उनका एक ऐसा इदारा है जो कि उनकी स्टैट्स वगैरह को प्रॉपर्ली बताता है। रेलिवेंट टॉपिक्स के लिए बेसिकली मैंने खुद बनाए थे, थोड़े से सोचा ज्यादा ज्यादा था। और ये था कि आई हैव रेड अ कोर्स इन माय यूनिवर्सिटी लाइफ, तो मैंने उससे थोड़ा सा ज्यादा देखा था। सो दिस इज द थिंग। मीनवाइल इफ यू विल बी हैविंग एनी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको कोई रहनुमाई चाहिए रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट जिसमें आप एजुकेशन के साथ इंकॉर्पोरेट करना चाहते हो, आप वो भी पूछ सकते हो, क्योंकि आई हैव डन एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जिसके अंदर मैंने उनको इंकॉर्पोरेट किया था। जी दैये भाई, यू हैव रेज्ड योर हैंड। आपने बार-बार इस लेक्चर में बोला ना कि क्वालिटी एजुकेशन, बेटरमेंट और इक्वालिटी। तो जैसे भुट्टो के दौर में हुआ था कि सारे उन्होंने जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो अपने अंडर कर लिए थे। तो इससे जो है हमारे मुल्क में काफ़ी बेहतरी आई थी, एजुकेशन में भी और भी बहुत सारे सेक्टर्स में।
तो ये अब क्यों नहीं हो सकता? जैसे भुट्टो के दौर में हमारा मुल्क था तो उसने ग्रो किया था, अगर अब भी वैसे हो जाए तो ये मतलब ज़्यादा इजीली वो हो जाएगा ना। आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसका जो सिंपल आंसर है वो ये है कि हमारे कंट्री के अंदर ना ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और ना ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। अगर हम लोग इस चीज़ को अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारे मुल्क के अंदर सिंपल मैं कहूँगा दंगे और फसाद होना स्टार्ट हो जाएगा। और राइट नाउ आवर कंट्री इज नॉट इन दिस पोजीशन कि वो इस कन्फ्लिक्ट को बर्दाश्त करे। इन द फ्यूचर अगर स्टेबिलिटी आ जाती है सो यस, बहुत ज़्यादा मौके हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हमारे जो ये वाला आपका जो क्वेश्चन था कि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में आ जाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आ जाएंगे। ये होने नहीं वाला। मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या प्राइवेट इदारे हैं जितने भी, वो अपने एजुकेशन की प्राइजेस हैं उनको कम कर लेंगे और गवर्नमेंट स्कूल्स की जो भी प्राइजेस हैं उनको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, ताकि जो आम तबका है या जो एक मीडियोकर बंदा है या एक तरीके से जो एक अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन है, वो भी अपने बेटे या बेटी को गवर्नमेंट इदारों में भेज सके या प्राइवेट इदारों में भेज सके। तो इट विल बी अप टू द पर्सन, अप टू द पेरेंट्स। यस सही है भाई, यू हैव रेज्ड योर हैंड। मैं उम्मीद करता हूँ तैयबा आपको आपका आंसर मिल चुका होगा, लेकिन स्टिल मैं वैसे ही कहूँगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम। यस, थैंक यू। नो वरीज। यस मिस शीरीन, आप पूछ सकती हैं आपका सवाल। Assalamu alaikum. Great session as always. What I wanted to ask कि as per my very uneducated, बहुत unaware सा जो मेरा opinion है, I think हम जहाँ lack करते हैं वो government schools हैं। बाहर की कंट्रीज में अमेरिका एंड व्हाट नॉट, गवर्नमेंट स्कूल्स का करिकुलम बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, मतलब इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि आपका बच्चा जो है वो सरकारी इदारे में पढ़ रहा है। यहाँ पे एक जो, क्योंकि मेरी मदर भी खुद भी एक एजुकेटर हैं, तो आई डू नो कि प्राइवेट स्कूल्स इट्स मोर ऑफ लाइक अ बिजनेस, मतलब वो मुंह से कहते हैं कि जी हमने बिजनेस चलाना है अपना, ठीक है। तो हाउ डू वी डिसमेंटल दैट, बिकॉज आई थिंक कि प्राइवेट स्कूल्स अच्छी बात है, अगर आप बच्चा अफोर्ड कर सकते, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेज दें, बट व्हाट्स हैपनिंग इज कि हमारे सरकारी स्कूल जो है वो दे आर जस्ट नॉट अप टू पार विद द स्टैंडर्ड दैट हैज बीन सेट बाय देम। और इस वजह से जो है वो गरीब का बच्चा अगर सरकारी स्कूल जा भी रहा है तो वो कुछ बहुत सीख नहीं रहा, टीचर नहीं होते, और ये मेरी आंखों देखा वाकया है कि टीचर्स नहीं होते। एक टीचर आता है पूरे स्कूल के लिए, एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें उन्होंने जो है वो बच्चे हर ग्रेड के बिठाए हुए होते हैं विदाउट एनी पार्टीशंस, एक बोर्ड पे सब पढ़ रहे होते हैं डिफरेंट लेवल्स के, मतलब मार खा रहे होते हैं एंड व्हाट नॉट, मतलब आंखों देखा वाकया है। तो हाउ डू वी काउंटर दैट, क्योंकि फंडिंग तो उन स्कूल्स को आ रही है, ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच शीरीन। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं भी वहीं से आया हूँ, और बीइंग स्टूडेंट फ्रॉम देयर थोड़ा सा ये है, मुश्किलात आती हैं। पहले पहली बात जो ये है वो ये है कि एकेडमी जो सिस्टम है उसे ख़त्म करना चाहिए मेरे नज़दीक। वो इस तरीके से कि हमारे जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं, दे हैव फाउंडेड देयर अकेडमीज, वो पार्टनरशिप कर लेते हैं दूसरे गवर्नमेंट्स या कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके टीचर्स के साथ, और वो अपनी अकेडमीज खोल लेते हैं। उसका जो बेसिकली नतीजा होता है वो ये होता है कि एक तो उन्होंने अपना बहुत ज्यादा नाम बनाया होता है एक रेलिवेंट या एक रिस्पेक्टिव सिटी के अंदर, चाहे वो लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, मुल्तान हो, पेशावर हो, कोई भी सिटी हो। मैं वैसे किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, इवन कि मेरा अपना सिटी लिया ही क्यों ना हो, मैं इसको भी ऐसे ही कह देता हूँ। तो एक तो उनका बहुत ज्यादा नाम होता है। दूसरी बात ये है कि नाम होने की वजह से जब वो पार्टनरशिप कर लेते हैं तो फिर वो ये देखते हैं जो पेरेंट्स हैं कि यार ये वाले प्रोफेसर जो है इतना उनका टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया, ये अच्छा पढ़ाते हैं, इनके एकेडमी में चले जाओ। क्या रखा है गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने में, एकेडमी जाओ, एकेडमी जाके पढ़ो, वहां पे कुछ भी नहीं रखा। नंबर वन चीज ये होती है। दूसरी बात ये है कि जो हमारा करिकुलम है, अब मैं उससे वही बात 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 पे बात करूंगा कि उसे चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
मैं ये बता सकता हूँ कि आई वॉन्ट बी नेमिंग द पर्सन, लेकिन जब हमारी केयर टेकिंग गवर्नमेंट थी, आई मेट विद द मिनिस्टर एंड मैं आई हैव आस्क्ड हिम कि हम लोग मैंने, क्योंकि मैं अपनी फील्ड से था, मैंने उनसे वैसे ये पूछा था कि वाई कैन वी नॉट इनकॉर्पोरेट एसडीजीज और इन्वायरमेंट वगैरह को इन और करिकुलम। वो उन्होंने जस्ट ये कहा था कि आप कर सकते हैं, आप कर कीजिए, आप जरूर कीजिए, आप हमें सजेशन वगैरह दें और हमें लिख कर दें, हम जरूर करेंगे। लेकिन वो सारी की सारी बातें जो हैं वो कहने तक की हैं, वो करने तक की नहीं है, क्योंकि इट विल टेक लोड्स ऑफ बजट, और साथ ही साथ जो बजट एलोकेट भी होगा फिर करप्शन बहुत ज्यादा होगा। सो दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा नाकिस है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे जो बच्चे हैं वो टाट पर बैठ कर पढ़ रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपरली चेयर्स भी नहीं है, वहाँ पे एक ही वो ब्लैक बोर्ड है जिसके ऊपर वो पढ़ा रहे हैं, और वो भी वही पुराना निसाब ही है, और वो टीचर्स भी हैं, वो भी एक तरीके से आप कह लो, मैं क्वालिफाइड भी नहीं कहूंगा, ना ही मैं उनको अनक्वालिफाइड कहूंगा, मैं उनको एक तरीके से मीडियोकर कहूंगा। कि एक तरीके से उन्होंने उनके जहनों में ये वाली बात बैठ चुकी है कि यार इस पेज पर इस लाइन ये लफ्ज लिखा हुआ था और आज हमने उनको यही पढ़ाना है। बेसिकली हमारे कंट्री के अंदर रट्टा सिस्टम बहुत ज्यादा बैठ चुका है। हमें इस चीज को चेंज करने की जरूरत है। रट्टा सिस्टम किस तरीके से चेंज होगा? अगर हम लोग हमारा ये जो पेपर टेकिंग का निज़ाम है हम लोग इसको शिफ्ट कर दें। लेट अस जस्ट शिफ्ट ऑल दिस थिंग। हम लोग एग्जाम्स ना लें, एग्जाम्स की जगह हम लोग जो हमारी ग्रेडिंग है हम लोग उसको इस तरीके से रखें कि यार ये बच्चा क्लास पार्टिसिपेशन में किस तरीके से, और अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास पार्टिसिपेशन ये स्किल्स बिल्डिंग के अंदर या एक तरीके से जो प्रैक्टिस होती है, अ, उस एक फील्ड के रिगार्डिंग प्रैक्टिस उसके अंदर वो कितना ज्यादा अच्छा है, देन वी कैन इम्प्रूव, देन वी कैन एक्सेल इन और एजुकेशन सिस्टम, इन और लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज। हमें ज्यादा से ज्यादा तब जाके अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तीसरी बात यह है कि हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ अगर मैं वैसे बात करूं तो केपी इसके अंदर जो केपी हुकूमत है एंड केपी जो प्रोविंस है, अम, मुझे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पता, लेकिन मेरे नजदीक जहाँ तक मुझे पता चला है, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क। वो टीचर्स वगैरह के लिए प्रॉपरली जो टीचर वहाँ पे अपॉइंट हो रहे हैं गवर्नमेंट टीचर्स, वो एक प्रॉपरली पेपर के थ्रू होके आ रहे हैं। देन देर इज एन इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद उनकी ट्रेनिंग भी है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने सुना है, एंड देन दे गेट टू टीच द स्टूडेंट्स। सो अगर मैं इसको वैसे बात करूँ कि पंजाब के अंदर भी हो ये इनकॉर्पोरेट हो, ये जीबी वाली साइड पे भी हो, ये आजाद कश्मीर वाली साइड पे भी हो, ये बलूचिस्तान में भी हो, ये सिंध में भी हो, इट शुड बी डन, ये होना चाहिए। लेकिन वही इट विल टेक लोड्स ऑफ टाइम। लेकिन उस टाइम से भी पहले पहले हमारी जितनी जो गवर्नमेंट्स हैं इन सबको मिल बैठकर बात करनी होगी, बातचीत करनी होगी कि यार इस तरीके से हमें फंड एलोकेट करना चाहिए, इस तरीके से हमें हमारा निसाब चेंज करना चाहिए, और इस तरीके से हमें चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर नहीं किया तो प्लीज मुझे बताइएगा। बेसिकली इट्स अ लॉन्ग डिबेट ऑन दिस, और मैं करना भी चाहूंगा, लेकिन आई थिंक सो कि इट विल बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसके ऊपर। मैं इसके ऊपर डिबेट करना चाहूँ तो मैं सुबह से लेकर रात तक आ जाऊंगा, क्योंकि मैं एजुकेशन सिस्टम को, अपना हमारे एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज्यादा देख रहा हूँ। आई एम अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ आवर एजुकेशन सेक्टर। आई होप कि आपका आंसर आपको मिल चुका होगा। मिस फीलिंग डू लेट मी नो। Thank you so much. यू वेलकम। आपका कोई क्वेश्चन है? यू हैव रेज्ड योर हैंड। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम उर्फा जी। उर्फा, सर सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने सेशन दिया है इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड मतलब मैंने पूरा सही अच्छा खासा अटेंड किया। आपने बहुत ज़्यादा इसमें पॉइंट्स जो अभी लास्ट में जो आपकी डिस्कशन हुई आपने उसमें जो पॉइंट्स ऐड किए उसमें आपने एक पॉइंट ऐड किया करप्शन का, तो और रटा सिस्टम का। तो हम इसको आपने बताया तो है कि हम लोग मतलब टीचर्स को एजुकेट करना, टीचर्स को भी एजुकेट करना चाहिए, लेकिन ये कि हमारे यहाँ पे
फेवरेटिज्म बहुत होती है एजुकेशन सिस्टम में भी, और ये कि रट्टा सिस्टम भी चलता है, बस जो आपको बुक्स में पढ़ा दिए बस वही पढ़ा दिया और वही करना है, और मतलब खुद के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो उस पे नहीं मतलब वो लोग चलते। तो इस चीज़ के ऊपर मतलब किस तरह मतलब क्या एक्शन लेना चाहिए, मतलब फौरी एक्शन क्या हो सकता है इस चीज़ पे, कि लाइक व्हाट शुड वी डू, कि मतलब हम लोग अपने करिकुलम को ऐसे कैसे डिज़ाइन करें कि स्टूडेंट शुड इनकरेज कि वो खुद के वर्ड्स लिखे, लाइक आई एम अ स्टूडेंट और मैं खुद भी इस चीज़ पे करती हूँ कि मैंने कभी भी रटा सिस्टम नहीं किया, जो भी बुक्स में एक्सेप्ट फॉर जो ऐसे फार्मूलाज वगैरह होते हैं वो तो मैंने एज इट इज़ लिखने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो वो आई लाइक मैं खुद से लिखती हूँ, तो टीचर्स उस पर अप्रिशिएट नहीं करते, इंस्टेड दे आपको बुक में से लिखना है, बुक की वर्डिंग लिखो, तो इसको कैसे हम चेंज करें, या क्या इसके साथ इसका क्या हल हो सकता है? थैंक यू सो मच उल्फा फॉर क्वेश्चनिंग मी टू क्वेश्चंस, और दोनों की जो आंसर है वो थोड़ा सा डेप्थ में दूंगा। पहले पहले बात की थी आपने फेवरेटिज्म की। फेवरेटिज्म का जो आंसर है वो इस तरीके से निकल सकता है कि फेवरेटिज्म का बढ़ावा भी हम ही देते हैं। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर खुद ऐसे एक्सपीरियंस किया था कि अगर कोई प्रोफेसर आता है यूनिवर्सिटी के अंदर एंड ही और शी आस्क्स कि आपकी क्लास में कौन टॉपर है, आप लोग खुद ही जवाब देते हो कि मैम ही और शी इज द वन पर्सन जो कि बहुत ज्यादा टॉपर है। फिर अच्छा वो सपोज पूछता है कि बॉयज के अंदर कौन टॉपर है, गर्ल्स के अंदर कौन टॉपर है, आप लोग ही जवाब देते हो, आप ही टीचर की नजरों में उसको फेवरेट करवाते हो। अगर कोई मेरी बात से डिसएग्री करता है, डू लेट मी नो, मैं इसके ऊपर क्या कहते हैं जवाब भी दे सकता हूँ मुझे, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट। एक्चुअली सर नहीं एक्चुअली सर हम लोग तो हमारे तो टीचर्स इस तरह करते हैं कि मतलब अब कुछ स्टूडेंट इस तरह होते हैं कि वो ऐसे सिंपैथी ले लेते हैं कि कहते हैं कि ओ हमारा तो हम लोग शुरू से 4 GPA में हमने मेंटेन किए हुए, तो हम लोगों को मतलब हम लोग नहीं कहते, वो खुद बंदे अलग से जाके टीचर्स के मतलब पास जाते हैं कि सर हमारे मार्क्स मतलब कम आए और हम लोगों को अपना GPA मेंटेन करना है, तो हमको प्लीज़ मार्क्स दे दो। आई हैव सीन इट माई सेल्फ। मतलब हमारी क्लास के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते थे, उनका पेपर बिल्कुल खाली होता था, बिल्कुल खाली, और उनके जब मतलब पेपर चेक होके वापस आते थे, हम कहते थे कि हमें मार्क्स मतलब पेपर्स हमें दिखाओ, तो वो उनके पेपर बिल्कुल फुल होते थे, और मतलब मुझे तो समझ नहीं आती थी कि ये क्या हुआ है ना। मैंने तो स्टार्ट में बहुत इस चीज़ पे बात करती थी अपनी यूनिवर्सिटी में जाके कि HOD के साथ बात की कि हम लोग मतलब ये क्या सिस्टम है ना, तो वो कहती कि आप मुझे प्रूफ दिखाओ कि इसका पेपर खाली था। अब हम तो मोबाइल्स लेके उसमें हॉल में अलाउड तो नहीं होता मोबाइल के मैं उनकी फ़ोटो बनाऊँ कुछ करूँ, और मैंने इस पे बहुत ज़्यादा पहले तो मैं बहुत अपना इस पे दिमाग ख़राब करती थी कि मतलब ये क्या है कि कुछ स्टूडेंट इस तरह करते हैं, फिर लड़के भी अक्सर इस तरह करते हैं कि वो फ़ोन निकाल के मतलब चीटिंग कर रहे होते हैं, तो और हम लोग जो पढ़ के पागल हो जाते हैं उसका क्या। और ऊपर से वो लोग एज़ इट इज़ स्लाइड्स को कॉपी करके लिखते हैं, और मतलब हमारा क्या मतलब मेरे मार्क्स तो खैर इतने बुरे नहीं आते, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द चेकिंग सिस्टम ऑफ द टीचर्स, या क्या होते ऊपर से उनके कनेक्शंस होते हैं, अच्छा वो उसके बाबा को जानते, इसके चाचू को जानते, तो इस तो मतलब इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना। अब हम लोग तो नहीं अपने पेरेंट्स को बुलाते कि आओ हमारे टीचर से बात करो कि हमारे में मार्क्स हैं, तो हम लोग मार्क्स की उस पे से नहीं जाते, हम लोग खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, या हम लोग अच्छे उस पे वीडियो कॉल इट के लर्निंग जो प्रॉपर लर्निंग होती है वो करते हैं, तो बाकी सारे लोग चीटिंग करके और फेवरेटिज्म और इधर से सिफारिश उधर से सिफारिश करके आगे निकल जाते। तो मैंने तो इस तरह बहुत एक्सपीरियंस किया है। आई डोंट नो आप लोगों को किसी ने अगर इस तरह का एक्सपीरियंस किया है तो कोई बता दे इसका क्या हल हो सकता है। थैंक यू सो मच उल्फा। मजीद इसके ऊपर मैं I won't be opening my university life, लेकिन I have done at some point कि बंदा पेपर फोन खोल के कर ले, although I do not support this, और प्लीज अगर कोई यूनिवर्सिटी के अंदर है तो प्लीज डू नॉट डू दिस एक्शन। UDC लग सकती है, UDC मत जी लगवाना जी अपने ऊपर। अच्छा, मजीद इसका जो क्वेश्चन है कि आप लोग जो कह रहे थे कि 4 GP आ जाती है और वो कि सर प्लीज हमें आप दे दें 4 GP वगैरह। जी एक जी बात आप मेरी मजीद लिख लो, और बेसिकली आप दिमाग में डाल दें तो दिमाग में डाल लो। एक तरीके से वैसे है तो ये है कि 4 GPA लेने से आप अगर यूनिवर्सिटी के अंदर यू विल बी अ टॉपर, आपको गोल्ड मेडल मिल जाएगा, आपको सिल्वर मेडल मिल जाएगा, आपको ब्रॉन्ज मेडल मिल जाएगा, काफी है, ठीक है। जब आप जी प्रोफेशनल जी लाइफ में जाओगे एंड देन व्हेन यू विल बी एंटरिंग इन द प्रोफेशनल लाइफ एंड गोइंग फॉर अ जॉब, या एक तरीके से किसी भी इंटरव्यू के अंदर,
वो आपसे जब बेसिक टर्म्स भी पूछेंगे ना, आप एक तरीके से रट्टा सिस्टम बताओ कि सर दिस इज, पूरा वर्ड टू वर्ड उसकी डेफिनेशन बताओ। वहां पे जो इंटरव्यूअर बैठा होता है ना, उसे उसका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है इंटरव्यू लेने का कि ही और शी विल बी सेइंग कि यार मैंने इस बंदे की क्रिएटिव थिंकिंग को जानना है, मैंने इसकी, आप कह लो थिंक आउट, जो आउट ऑफ द बॉक्स वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं उनको जानना है, ना कि मैंने रट्टा सिस्टम देखना है। और यही वजह होती है Yeah. मेजोरिटी जो सीजी पाकिस्तान के अंदर या आउट ऑफ द, अगर जो पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं, जिनकी सीजी पे 3.5 3 से ऊपर होती है, टू मैक्सिमम 3.7 3.8, उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है एज कम्पेयर टू द वन जिनकी 4 होती Hmm. है। इधर मैं किसी Yes, sir. डिमीन, आई वॉन्ट बी डिमीनिंग एवरीवन, आई विल बी एनकरेजिंग एवरीवन कि आप सब ज्यादा से ज्यादा अच्छी सीजी पे लो। मेरी दुआ है आप सबके लिए कि आप लोग एक Amen. तरीके से टॉप करो, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ। और मैं वैसे ये बता सकता हूँ कि प्रोफेशनल वर्ल्ड बिल्डिंग के अंदर भी या प्रोफेशनल नेटवर्किंग के अंदर भी, ऑल तो आप लोग स्पोर्ट सीजी पे ले लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन उसका फायदा आपको एक तरीके से कुछ नहीं होता। एट दी एंड मेजोरिटी यही होता है कि जो एवरी सीजीपी वाले होते हैं, जब वो प्रोफेशनल वर्ल्ड बिल्डिंग के अंदर आते हैं, नेटवर्किंग के अंदर आते हैं, दे हैव मोर कॉन्टेक्ट्स, दे विल बी गेटिंग मोर एंड मोर गुड जॉब एज कम्पेयर टू यू। और 4 सीजीपी वालों का मेरी हिस्ट्री के अंदर जहाँ तक मैंने जिन जिनको देखा है, दे यूजुअली गो फॉर एमफिल और मास्टर्स, और इनकी एवरी सीजीपीज होती है, दे आर गोइंग फॉर वेल रिप्यूटेड जॉब्स, दे आर गोइंग फॉर वेल रिप्यूटेड कंपनीज एंड बिजनेस। So this is the thing. I hope कि I have answered your query। मैं आपको डिमीन कभी भी नहीं Yes, sir. करूंगा। जी जहाँ तक जी आपका सवाल वो रटा सिस्टम का, रटा सिस्टम का ये है कि इसका अभी कोई हल नहीं। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 से 3 साल कम से कम। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसके अंदर दरअसल आपके प्रोफेसर से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो स्लाइड्स बना देते हैं, उनका टीचिंग एक्सपीरियंस 20 से 22 साल का होता है, एंड दे नो कि यार ये बच्चा या ये बच्ची वर्ड टू वर्ड चेक करेगा, मैं इसका वर्ड टू वर्ड चेक करूंगा। उनकी आदत बनी होती है शुरू से, और उनको जब वो अपॉइंट किए जा रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि उनका टीचिंग एक्सपीरियंस कितना होता है, लेकिन मेरे नजदीक ये होता है कि यूनिवर्सिटी गिव्स देम द अथॉरिटी कि यार यू हैव टू चेक इट वर्ड टू वर्ड। इट इजंट द थिंग कि यार आप कंसेप्चुअल चेक करना है। कहीं कहीं जगहों पे, कहीं की यूनिवर्सिटीज के अंदर, कहीं की प्रोफेसर, मेरे खुद ऐसे प्रोफेसर हैं जो कि आधे कंसेप्चुअल बेसिस पे चेक करते हैं और आधे वर्ड टू वर्ड चेक करते हैं। मैं अब उनसे लड़ नहीं सकता कि सर आप वर्ड टू वर्ड क्यों चेक कर रहे हो। मजबूरन मुझे भी यही है कि मुझे स्लाइड टू स्लाइड वर्ड टू वर्ड देख के लिखना पड़ता है। लेकिन जहाँ पे मेरे यस कॉन्सेप्ट्स सर होते हैं, आई एम गोइंग फॉर माय कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि यस दोस कॉन्सेप्ट्स विल बी हेल्पिंग मी इन माय फ्यूचर, नॉट दोस वर्ड टू वर्ड सेंटेंसेस। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट यस एंड आई हैव सर आप क्लियर्ड। जी जी सर एक्चुअली सर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ हमारे तो मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमारे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर होने चाहिए, लेकिन अगर मेडिकल उसमें जाओ या इंजीनियरिंग की फील्ड्स के आप देखो तो उन लोगों के प्रॉपर टर्म्स होती हैं, उन लोगों को तो उन लोगों का तो चलो सही है, लेकिन जिस तरह आप सोशल साइंस वाले एनवायरमेंटल साइंस वाले हैं तो उनके लिए तो इस तरह मतलब कॉन्सेप्ट हमारा इस तरह होना चाहिए कि हम लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, हमें चीज़ें क्लियर हों रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स। तो मैंने इस वजह से फिर ये सवाल पूछा। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे सवाल का सही एकदम वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, एंड थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। You're welcome, Sultan. Thank you so much once again. जी मिस मोर, you have a question, you have raised your hand, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिस नूरविदा, डू यू हैव अ क्वेश्चन? आपने हैंड रेस किया हुआ है, अगर क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा ये क्वेश्चन था जो कि आपने अभी लास्ट में बात की, जो कि किसी और ने भी कहा कि फेवरेटिज्म और रेटा सिस्टम है, तो मतलब अक्सर हमने भी ये यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत फेस किया। कुछ टीचर्स होते हैं जो मतलब
बिल्कुल कहते हैं हमारे वर्ड टू वर्ड बिल्कुल वही एग्जैक्ट स्लाइड्स वाला लिखें। हम वो लिखते हैं तो मार्क्स देते हैं, अब जो नहीं लिखते तो उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। कुछ होते हैं जो हमारे मतलब जस्ट अंडरस्टैंड जितना भी हमने सवाल का जवाब दिया होता है ना, तो वो उसके इतने अच्छे मार्क्स दे के जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी पाकिस्तान में ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ये शायद टीचर टू टीचर वेरी करता है। और इस अब टीचर्स को कौन मतलब मना कर सकता है, वो तो इस एसपीजीज में तो रोल प्ले कर ही नहीं सकता। आई गेस सो। लाइक उसका सोल्यूशन लॉन्ग टाइम है, एक तरीके से इसका कोई, मैं कह सकता हूँ कि अप टू डेट सोल्यूशन नहीं है। टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, आपको आपकी पॉलिसीज के अंदर शिफ्ट आना पड़ेगा। वैसे मेरे नजदीक इसका सोल्यूशन ये है कि चलो ठीक है, लेट्स सपोज कि हम लोग अपना पूरा सिस्टम, पूरा सिलेबस चेंज कर लेते हैं। हमारे जितने भी प्रोफेसर होंगे ना, देन दे विल बी स्टडिंग देमसेल्व्स। वो पहले खुद पढ़ेंगे कि यार इनको किस तरीके से पढ़ाना है, फिर वो हमें पढ़ाएंगे। दैट विल बी द चेंज इन पाकिस्तान मेरे नजदीक। जब वो खुद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब वो खुद उसके बाद हमें पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी द मेजर प्रोग्रेस इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन का सिस्टम है, अगर मैं वैसे बात करूँ श्रीलंका की या इंडिया की या बांग्लादेश की, जो उनकी केस स्टडीज हैं जो जहाँ तक मैंने पढ़ी, वहाँ का एक एवरेज मीडियोकर बच्चा भी यहाँ के 4 CGPA वाले से बहुत ज्यादा अच्छा है। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। जो वहां से पढ़ने आते हैं यहाँ पर, श्रीलंकन स्टूडेंट्स हो जाए या बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हो जाए, दे हैव मोर एंड मोर इंटेलेक्चुअल नॉलेज एज कम्पेयर टू द वन जो पाकिस्तान के अंदर जिसके 4 CGPA। यस सर, क्योंकि मतलब कुछ टीचर्स होते हैं ना कि प्रॉपर उन्होंने पहले लेक्चर प्रिपेयर किया होता है, देन हमें पता चल रहा होता है कि वो हमें जब लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो ये पहले प्रिपेयर करके आए हैं। लेकिन कुछ होते हैं इतने एजेड होते हैं, वो बिल्कुल यकीन ही अपने स्लाइड्स पे करते हैं। नहीं, हमने कहा है तो यही है, मतलब आप इधर उधर हो ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें तो बहुत फेस करनी पड़ती हैं, मतलब स्कूल और कॉलेज में नहीं, क्योंकि वहाँ तो शायद हमने रट्टा ही लगाना होता है ना, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। और वहीं पे ये चीज़ हमने मतलब नोटिस की है कि इस तरह क्यों होता है। यूनिवर्सिटी लाइफ तो हमें ग्रूमिंग सिखाती है, लाइक हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी वहीं से ही वो करते हैं। कॉलेज और स्कूल में तो ये सिस्टम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे यही यहीं पे ये टीचर्स इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं बस वैसे इसका आंसर यही देना चाहूंगा कि मेरे नजदीक, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम को इतना ज्यादा भी जानना स्टार्ट किया था, और मेरा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि आई एम जस्ट रीसेंट ग्रेजुएट। वो यही था कि दरअसल द मेजर थिंग इज कि यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शंस आपको ऐसे देती है उनका। और दूसरी बात, जो दूसरा फैक्टर है वो यही है कि उनका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा पढ़ाने का हो जाता है, जस्ट लाइक द वंस जो उन जैसे टीचर्स की तरह जो कि स्कूल या कॉलेजेस के अंदर हमें पढ़ा रहे होते हैं, जो कि 20-20 15-15 साल का उनका एक्सपीरियंस हो जाता है, और वो ये जानते हैं कि यार इस बुक के इस पेज पे ये चीजें लिखी हुई है। कुछ ऐसे प्रोफेसर होते हैं जो कि इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि यार कॉन्सेप्ट्स अपने बना के लिखो, आई वुड लव टू सी योर कॉन्सेप्ट्स, आई वुड लव टू सी क्रिएटिव रीजनिंग। वो अच्छे भी हैं, लेकिन फिर ऐसे कुछ प्रोफेसर होते हैं जो कि खुद कहते हैं कि यार स्लाइड टू स्लाइड लिखो। सो यूनिवर्सिटी जस्ट बेसिकली आपको दो चीजें सिखाती है। एक आपको सिखाती है कि किस तरीके से आप प्रेशर के अंदर काम कर सकते हो, स्ट्रेस के अंदर, बेसिकली मैं उसका नाम दूंगा। दूसरी बात ये है कि दूसरी चीज ये सिखाती है कि यार किस तरीके से आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, क्रिएटिव, आप क्रिएटिव रीजनिंग कह दो या लॉजिकल थिंकिंग कह दो। तो दिस इज द थिंग, दो चीजें। आई होप मिस नूर आई हैव गिवन आंसर टू योर क्वेरी। डू लेट मी नो। जी सर, थैंक यू सो मच, मैं मुझे क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच मिस नूर। मजीद अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो। मीनवाइल आई हैवंट बीन टू चैट बॉक्स। सॉरी मिस बुशरा, आपका बहुत ही शुरुआती क्वेश्चन था, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। सर अगर देखा जाए क्वालिटी एजुकेशन हर लेवल पे होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यूएन, इवन फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स और फॉर यूनिवर्सिटी लेवल इट शुड बी क्वालिटी एजुकेशन। बट एक इशू है इसमें, प्राइवेट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है बट दे आर एक्सपेंसिव एंड आउट ऑफ अप्रोच टू लोअर क्लास और मिडिल क्लास। गवर्नमेंट सेक्टर्स के टीचर्स ज़्यादा पे ले रहे हैं, फंडिंग भी आती है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेसिफिकली मेट्रिक तक एज क्वालिटी एजुकेशन
या बेहतरी नहीं है? अच्छा मुझे आप ये बताएं, जो आपने लास्ट टाइम लिखी है अकॉर्डिंग टू यू, वहाँ पे बेहतरी है क्वालिटी एजुकेशन के अंदर या नहीं है? मुझे ये वाला चीज़ क्लियर कीजिएगा। देखिए मैं ये बेसिकली कहना चाह रही थी कि देखें, अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, फेमस जो प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कह लें बीकन हाउस है, अलाइड के सारे स्कूल्स हैं, और जितने भी पंजाब कॉलेज के जितने भी ये आगे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें और वट एवर किप्स हो गया, तो ये सारे जो हैं ये एक तरह से ये चार्ज ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन ये परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक मेरा सुनने में है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो गवर्नमेंट के टीचर्स हैं वो पे ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन सारे नहीं, लेकिन कुछ हद तक जो है उसमें से ऐसा होता है कि वो लोग जो है ना उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वहाँ पे जिस तरह करना चाहिए। हालांकि मोस्टली देखा जाए तो ये जितना भी प्राइवेट सेक्टर में स्कूल्स लेवल पे टीचर्स उन्होंने एमएससी वाले रखे होते हैं या कोई बीएससी वाली इस तरह से, तो लेकिन स्कूल्स में जो आप देखें तो आप वहाँ पे एमफिल से किसी भी की भी कम क्वालिफिकेशन होती नहीं है। हालांकि वो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, पे उनको अच्छी मिल रही है, सारा सिस्टम भी ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पे इशू फिर क्यों आ रहा है, वो जो है क्यों उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, क्यों उस तरह से हमें एजुकेशन में बेहतरी नज़र नहीं आ रही जिस तरह से आनी चाहिए। अच्छा, इसकी 3 से 4 रीजंस हैं और सोल्यूशन मेरे ख्याल से 2 से 3 होंगे, लेकिन सोल्यूशन एट द एंड पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन है। सोल्यूशन पॉलिसी से पहले वाले सोल्यूशन भी बता दूंगा, लेकिन पहले वजूहत बता देते हैं। पहले वजह ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर टीचर्स होते हैं, आइदर वो इतनी ज़्यादा पे ले रहे होते हैं या पे ले नहीं रहे होते कि वो ऑप्ट कर देते हैं पार्टनर्स दोस्तों वगैरह के साथ मिलकर कि यार हमें अकेडमीज वगैरह खोल देनी चाहिए, वो अकेडमीज खोल देते हैं। और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। मैं नाम वगैरह किसी अकेडमी का नहीं लेना चाहूँगा, इस्लामाबाद की हो, लाहौर की हो, या लिया की हो, या किसी भी सिटी की हो। आई नो सम पर्सनली। और वो अकेडमी से इतना ज़्यादा कमा लेते कि उनको गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस वगैरह में जाने में वो जाते नहीं। अगर वो जाएंगे तो वो मैक्सिमम 1 से 2 घंटे जाते हैं, वो खाना पूरी करके आते हैं। लाइक 1-2 लेक्चर ले लेंगे आधे आधे घंटे का, हालांकि उनके जो लेक्चर्स हैं वो 1.25 घंटे 1.5 घंटे के लेक्चर होते हैं। 1-2 घंटे बैठ जाएंगे स्कूल्स वगैरह, या तो वो जाएंगे भी नहीं, और जाएंगे तो फिर महीने में 1 से 2 दफा जाते हैं। ये कुछ मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट मोस्टली। मोस्टली जाते हैं, दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली ऑल्दो दे हैव एकेडमीज। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज ये होती है कि ऐसे कुछ गवर्नमेंट टीचर्स हैं जो कि अगर उनको पे ज्यादा नहीं मिल रही होती तो वो बेसिकली आपस में पार्टनर वगैरह करके ना वो अपने प्राइवेट स्कूल्स खड़े कर लेते हैं। बेसिकली उनका जो सिनेरियो है, उनके दिमाग में जो थिंकिंग है वो ये है कि प्राइवेट एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, दे गेन मोर, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो इस वजह से हमें भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल लेने चाहिए। व्हाट दे विल डू, वो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट लेंगे एक दूसरे से। लेट्स सपोज 4 पार्टनर्स एग्जांपल्स लेंगे, वो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट एक दूसरे से। दे विल रेंट अ बिल्डिंग, दे विल हायर टीचर्स बेसिकली। और टीचर्स भी ऐसे ऐसे मैंने खुद देखे हैं, ऐसे ऐसे टीचर्स काम करें जो कि 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार पर मंथ काम कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स के। और वो उनको बुलाएंगे साथ साथ, और ये कह देंगे कि हमारा जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है, तो आप हमें इन इन हमारे स्कूल में पहले साल के अंदर उनको स्टूडेंट्स बहुत कम आएंगे, थोड़ा सा उनको एक तरीके से उनके लिए हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन होगी। नो डाउट अगर प्रॉफिट आ भी रहा होगा तो 10-15 थाउजेंड आ रहा होगा, लेकिन दे विल बी वेटिंग फॉर दिस। जो सेकंड जो दूसरा साल स्टार्ट होगा, दूसरे साल से बेसिकली 6 दिन का स्टार्ट होता है। वो ये इस तरीके से होता है कि आपके मैट्रिक स्कूल का ना रिजल्ट आना होता है। दैट इज द बेसिकली ब्रेक पॉइंट फॉर ऑल द स्कूल्स अकेडमीज, चाहे वो गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट वाले स्कूल्स को चले साइड में रख देते हैं अभी के लिए। दैट इज बेसिकली द ब्रेक पॉइंट फॉर द प्राइवेट स्कूल्स एंड अकेडमीज, क्योंकि एक तरीके से उनका तब जाके नाम स्टार्ट आउटशाइन हो रहा होता है कि यार हमारे स्कूल से ये वाला बच्चे ने टॉप किया है इस वाले बोर्ड का रिजल्ट, या उसकी ये वाली पोजीशन आई है। जब उनके वो बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं ना, और जब पेरेंट्स वगैरह एक तरीके से रोड्स वगैरह से मूव कर रहे होते हैं और उन बैनर्स को देखते हैं, उस पेरेंट के माइंड के अंदर ये क्लिक हो जाता है कि यार
इस वाले एकेडमी के या इस वाले प्राइवेट स्कूल के टीचर से इतना ज्यादा अच्छा पढ़ाया होगा, तभी जाके इसकी पोजीशन आई होगी, मैं भी अपने बच्चे को या बेटी को यहीं पे अपॉइंट करवाता हूँ। दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग जहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी करिकुलम सिस्टम या एक तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम है वो हार जाता है। रादर देन गोइंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट स्कूल, वो इस चीज की परवाह किए बगैर कि कितनी ज्यादा फीस है, 3,000 होगी, चलो 4,000 होगी, मैक्सिमम 5,000 लगा लो, वो अपॉइंट करवाएगा। चाहे वो हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन है उसकी, वो कहेगा नहीं यार मुझे मेरे बेटे को या मेरी बेटी को मुझे इसी स्कूल में या इसी अकेडमी में पढ़ाना है, चाहे जो कुछ हो जाए, क्योंकि इस अकेडमी से वो बच्चा पढ़ के निकला है। अच्छा, एट द एंड एक तरीके से उसके बाद जो इसके सॉल्यूशंस वही है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा फ्यूचर के अंदर अगर ये चीज इंपॉर्टेंट होगी और गवर्नमेंट अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट से मुराद है कि यू हैव अ मोर इम्प्लीमेंटेशन पावर, आपके पास ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर्स होंगे, फ्यूचर लीडर्स होंगे। और अगर आपके पास पॉलिसी मेकिंग का जो आपका अथॉरिटी है या एक तरीके से इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग है, आप फौरन से ये कह दो यार जो प्राइवेट स्कूल्स हैं फीसेस कम करें, अकेडमीज को बंद करो, जितने भी जो अकेडमीज वाले पहले पहले प्रोफेसर्स को पॉइंट आउट करें जिन्होंने अपनी अकेडमीज खोली है, उन प्रोफेसर्स को नोटिस भेजे जाए कि जो आप लोग गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह से और पैसा ले रहे हो, नहीं आओगे, वी विल बी exiling you from those colleges, from the schools, और we will be appointing more deserved teachers, और वो वाले टीचर्स जिन्होंने एमएससी एटलीस्ट एमफिल किया हुआ है। अब तो मेरे ख्याल से एमफिल होगी कि एमएससी और बीएससी एचईसी ने खत्म कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, जब अगर वो नहीं आएंगे, उनको एक डर लगा रहेगा कि ये उनकी जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो है एट द एंड, जब वो बूढ़े हो जाएंगे, पेंशन का पैसा हर बंदे के लिए पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ पेंशन का पैसा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट वाला ऑफिसर हो या ना हो। आई एम सॉरी टू से अगर किसी के कोई पेरेंट है गवर्नमेंट ऑफिसर या नहीं, बट स्टिल दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रूथ इन पाकिस्तान एंड वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट इट। ये पेंशन का पैसा राइट नाउ आने वाले कुछ सालों के अंदर वो भी नहीं मिलेगा, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सम पेरेंट्स, नॉट ऑल द पेरेंट्स बट स्टिल टू सम पेरेंट्स नहीं कहूँगा। उसके बाद दूसरी बात ये है, जब वो खत्म हो जाएगी एकेडमीज वगैरह, दे विल बी अल्टीमेटली कमिंग बैक टू द, आप ये कह लो स्कूल्स एंड कॉलेजेस रिस्पेक्टिवली, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को आप ये कहिए कि जहाँ जहाँ पर लैगिंग आ रही है इन अ सेंस के वहाँ पे आपके गवर्नमेंट टीचर्स या गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर वो टीचर्स हैं ही नहीं सिरे से। आप प्राइवेट स्कूल्स को ये कहें, आप एक तरीके से उनसे ये वाला पैक्ट करें कि जो आपके एमफिल के या एमएससी लाइक एट दी एंड एमफिल के जो आपके टीचर्स हैं, आप उन्हें हमें दें, आप उन्हें हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर सेंड करें और आप उनसे हमें पढ़वा के दें। तो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स भी प्रोग्रेस करेंगे, आपके प्राइवेट स्कूल्स भी प्रोग्रेस करेंगे। दीज आर सम ऑफ द बेसिक सॉल्यूशंस जो कि आ सकते हैं इन द फ्यूचर काम, लेकिन स्टिल वी वुड बी नीडिंग मोर इम्प्लीमेंटरी पावर। हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी पॉलिसी मेकिंग चाहिए होगी और हमें बहुत ज्यादा इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। आई होप मिस मिश्रा मैंने आपका आंसर दे दिया हो इस चीज के ऊपर। जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Ms. Bushra, once again for this answer, for this question. So sorry. So there is an answer from there is a question from Ms. Anusha Malik. She's saying, how can Pakistan leverage the influence of local religious and community leaders to promote the importance of education, particularly for the girls? That is one of the most intriguing question for me. दिलचस्प सवाल है। मैं वैसे एक तरीके से इसको यही कह सकता हूँ कि हमारे इसका वैसे वन वर्ड आंसर एक तरीके से यही है कि हमारे कुरान मजीद का जो पहला पहला लफ्ज था वो यही था, इकरा इकरा सॉरी पढ़। जब आपका कुरान यही कहता है कि पढ़ो और जो क्या कहते हैं दुनिया के राजों से पर्दा उठाओ, तो यस यू हैव टू रीड एंड राइट। आप उसके क्यों करते हो? और गर्ल्स के लिए वैसे मैं ये कहूँगा कि मेजॉरिटी जो हमारे यहाँ की खवातीन हैं उन्हें बोलना चाहिए। कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं, कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं जहाँ पे खवातीन को बोलने का हक नहीं दिया जाता, बट कभी ना कभी अगर आप वो खवातीन या वो उस जगह के इलाके
के रहने वाले नहीं बोलेंगे, दे विल नॉट बी गेटिंग द मेजर थिंग, दे विल नॉट बी गेटिंग देयर मेजर राइट्स, जो कि है उनका बेसिक एजुकेशन। कब तक आप खैर से अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को एक ही जगह पे बिठाए रखोगे और उनकी अर्ली मैरिजेस करवा दोगे? इट्स नॉट द सोल्यूशन एट द एंड। फिर एक तरीके से वो सारी की सारी जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, दैट एक्यूमुलेट्स इन अ पर्सन, चाहे वो लेट्स सपोज कि वो दैट विल एक्यूमुलेट इन अ लेडी और इन अ पर्सन, इन अ मैन, और उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मैं इसी स्नाह में मैं ये कहूंगा कि जो हमारी सोसाइटी को भी चेंज होना चाहिए। अ, मैं ये कहूंगा कि जो हमारी यहाँ की रिलीजियस पार्टीज होती हैं, आई वॉन्ट बी नेमिंग एनीवन, जो हमारे यहाँ की कम्युनिटी लीडर्स है, पहले उनको बिठाया जाए, उनको ये समझाया जाए कि यार आप लोग अपने अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हो, व्हाई आर यू स्टॉपिंग योर फॉलोअर्स, कि आप लोग अपनी बहनों या अपनी बेटियों को क्यों ना पढ़ाओ? खुद आप लोग अपनी बहनों, अपनी बेटियों की तरक्की करवा रहे हो, उनको पढ़ा रहे हो, उनको कामयाब बना रहे हो, अपने फॉलोअर्स को आप क्यों कह रहे हो कि यार नहीं पढ़ाओ? दैट इज नॉट द थिंग। पाकिस्तान ये नहीं है। पाकिस्तान का मतलब ये है कि आप आगे पढ़ाओ, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओगे तो ज्यादा से ज्यादा तरक्की होगी। दिस इज द थिंग। आप उनको जब बिठाओगे, ट्रीट करो, उनको समझाओगे, जब समझाने के बाद जब उनके वो जहन में बात आ जाएगी कि हाउ एजुकेशन इज सो मच इम्पोर्टेंट, then they will be influencing, then there will be a new generation of students, there will be a new generation of leaders, जो कि उन्हीं बच्चों से, उन्हीं फैमिली से निकलेंगी, और that will bring a change for Pakistan, particularly for girls। और इसके लिए अपार्ट फ्रॉम कम्युनिटी लीडर्स एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, मैं ये कहूँगा कि इसके लिए हमारी यहाँ की जो NGOs हैं उन्हें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। यस मिस तैयबा, आपने हैंड रेज किया हुआ है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि आप मिनिस्टर सॉरी से मिले, उन्होंने बोला जी जी मिनिस्टर से जी मिले थे, उन्होंने आपने उनको कहा कि मतलब हम बेटर क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप हमें स्ट्रेटजीज दे दें, प्लान दे दें, तो हम कर लेते हैं। अब उन्होंने कह दिया, जैसे मतलब उन्होंने कह दिया उसका, लेकिन उस पे काम नहीं हुआ। तो हमारे पास क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स को बेटर कर सके? नहीं तैयबा, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजीज नहीं है। दरअसल ये है कि जो भी 5 साल हुकूमत आती है वो अपने जो प्रोजेक्ट्स लेकर आती है उनके ऊपर काम कर रही होती है, और जो भी अगली 5 साल आने वाली हुकूमत होती है वो उन प्रोजेक्ट्स को बंद करके अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है, क्योंकि उन्हें अपना नाम कमाना होता है। पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए तुर्की तुर्की या मलेशिया की स्ट्रेटेजी। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक सो कि ये तुर्की का स्ट्रेटेजी है या मलेशिया की, स्टिल आई एम फॉरगेटिंग द कंट्री, जिसके ऊपर सर्च करना पड़ेगा। लेकिन इन्हीं दोनों कंट्री के अंदर से एक ऐसी यहाँ पे चीज फॉलो होती है कि अगर एक एक हुकूमत, जो 5 साल हुकूमत है, वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, तो 20 साल तक चाहे जो भी हुकूमत आ जाए, वो ही आए या नहीं वाली आए, वो उस प्रोजेक्ट को खत्म नहीं कर सकती। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर पाकिस्तान ये चीज कर लिया तो देन वी कैन एंश्योर प्रॉपर सक्सेस। हमारे यहाँ पे बेसिकली यही मसला है कि एक दूसरे से आगे निकलने की वो भीड़ चाल है, एक रेस है, कोई भी एक दूसरे को साथ भर लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता। एंड दैट इज वन ऑफ द बेसिक थिंग, लिविंग नो वन बिहाइंड। आई होप कि मैंने आपको आंसर दे दिया। तो फिर तो इस तरह तो हम कभी भी उस गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे जो हमने एक सेट किया हुआ है। अगर हुकूमत यही करती रही, 5 साल बाद कोई अपने रूल्स निकाल रहा है, दूसरा आ रहा है तो वो अपना निकाल रहा है, तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा, जिस तरह है उसी तरह हम चलते रहेंगे। एट फर्स्ट मैं तो वैसे ये कहूंगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना चाहिए और एक गोल डिसाइड करना चाहिए। वी हैवंट सेट अप स्पेसिफिक गोल, हमारे पास गोल ही नहीं है। हर पार्टी का अलग गोल है। एटलीस्ट तमाम पार्टीज को बैठना चाहिए। ऑल दो स्टिल आई वांट बी नेमिंग अ पार्टी, स्पेसिफिक पार्टी, उन तमाम को बैठना चाहिए, उन तमाम के लीडर्स को बैठना चाहिए, एंड देन दे विल बी सेटिंग आउट अ गोल। जब वो गोल बना ले देन दे शुड बी इम्प्लीमेंटिंग। लेकिन अभी गोल ही नहीं, हर पार्टी का अलग मंशूर है। जब भी कोई पार्टी आती है, दे हैव देयर स्पेसिफिक एजेंडास। दिस इज द थिंग।
लाइक जब सारे बैठ जाएंगे, सारे मिलकर गोल बना लेंगे, देन दे कैन इम्प्लीमेंट. दिस इज द थिंग. होप सो जो आपने बोला है ऐसा हो, इंशाल्लाह. थैंक यू. Inshallah. Let's open the list. Thank you so much once again. अच्छा, so there is a question. Sorry, Miss Mujna, मैं देर हो चुकी है. इस सवाल बहुत ज़्यादा थे. Sir, why do you think arts is considered some nature subject and science subjects? हाँ, that is one of the most basic thing. या एक तरीके से ऐसी चीज जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ. बेसिकली ये थिंग है कि हमारी ये साइकी ही बैठ चुकी है हमारे पेरेंट्स के अंदर. हमारे पेरेंट्स के अंदर वैसे यही कहूँगा, वो भी साइकिल किस तरीके से बैठी है एक दूसरे को देखकर. आई होप अगर आप इस मीटिंग के अंदर है और आपको आपके सवाल का जवाब मिल रहा हो, क्योंकि आई एम सीइंग कि सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर लीविंग दिस जस्ट 10 more minutes and then we'll be wrapping up the full session. So I hope कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल रहा हो. बेसिकली हमारे पेरेंट्स की साइकी के अंदर एक ये चीज बैठ चुकी है कि यस, डॉक्टर और इंजीनियरिंग ही दो प्रोफेशन है जिसके अंदर आप काम कर सकते हो, और इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है अच्छा से अच्छा पार्ट फ्रॉम डॉक्टर इंजीनियरिंग. और डॉक्टर इंजीनियरिंग प्रोफेशन को अटेन करने के लिए यू हैव टू चूज साइंस सब्जेक्ट्स. आप साइंस सब्जेक्ट्स चूज के अलावा आर्ट्स या कॉमर्स की तरफ जा ही नहीं सकते. हमारे कॉमर्स को भी ऐसे ही नीचा समझा जा रहा है एज कम्पेयर टू जस्ट लाइक आर्ट्स. अच्छा, और मजे की बात ये है कि डॉक्टर्स और इंजीनियरिंग के प्रोफेशन के अंदर, इफ आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ डॉक्टर, वंस अगेन मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाऊंगा यहाँ पे, और ना ही मैं आप लोगों की उम्मीदों को तोड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन इट्स द बिटर ट्रूथ ऑफ पाकिस्तान. एक डॉक्टर की सीट के लिए और वन गवर्नमेंट डॉक्टर ऑफिसर सीट, मेडिकल ऑफिसर जो आप एमबीबीएस के बाद बनते हो, एमओ के आते हो, उस सीट के लिए इन ए हॉस्पिटल, बहुत ही वेल रेप्यूटेड हॉस्पिटल ऑफ पाकिस्तान, उस एक सीट के लिए अप्रोक्सीमेटली 750 डॉक्टर्स इंटरव्यू फॉर दैट वन सीट. हमारे यहाँ पर बहुत सारी अब एक तरीके से प्रोफेशनल्स बन के निकल आते हैं, लेकिन वो जॉब अपॉर्चुनिटीज बन नहीं रही, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज आ नहीं रही. देयर आर अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, देयर आर लॉट ऑफ इंजीनियर्स इन पाकिस्तान, लेकिन वो प्रॉपर्ली अपॉर्चुनिटीज आ नहीं रही. और अगर वो आएंगी तो उनका जो पे स्केल है वो बहुत ज्यादा कम है. और यहाँ पे अब पाकिस्तान के अंदर अप्रोक्सीमेटली लगभग तकरीबन अगर आपकी 45,000 तनख्वाह है, देन यू आर एबल टू सस्टेन, वो भी हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन होगी. दिस इज द बिटर ट्रूथ. आई होप मिस मुझे आपको सिचुएशन इसका आंसर मिल चुका हो, लेकिन इसको तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि मैं वैसे ये समझता हूँ देयर इज अ ग्रेट, एक तरीके से मुझे वो लफ्ज नहीं आ रहा, लेकिन देयर इज अ ग्रेट पोटेंशियल इन आर्ट्स एज वेल एज कॉमर्स. कॉमर्स का ये है कि अपॉर्चुनिटीज उसके लिए बहुत ज्यादा आना स्टार्ट हो चुकी हैं. जो चेंबर ऑफ आर्ट, चेंबर ऑफ पाकिस्तान, सॉरी कॉमर्स चेंबर ऑफ पाकिस्तान, सॉरी इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स, सॉरी नेम मेरे से भूल गया था. कॉमर्स के लिए वो अपॉर्चुनिटीज आ रही है. आर्ट्स का सब्जेक्ट को भी अब देखा जा रहा है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अब बच्चों के अंदर वो शऊर आ गया आहिस्ता आहिस्ता करके कि यार इन चीजों को भी देखना चाहिए, क्योंकि आर्ट्स इज बेसिकली नॉट जस्ट अबाउट ड्राइंग और लाइक मेकिंग द पेंटिंग्स. आर्ट की फील्ड बहुत ज्यादा ब्रॉड है, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. और अगर आपको एक अच्छा मेंटोर मिल गया, देन आप यू विल बी द फ्यूचर जीनियस. मैं एक तरीके से इस तरीके से इसको कहूँगा, क्योंकि आर्ट की बहुत ज्यादा फील्ड्स है. सो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि आपका जो जहन है आप उसको देखकर आगे बढ़ो, आगे तैयारी करो. दिस इज द थिंग. इस मुझे आई एम होपिंग कि आपका आंसर आपको मिल चुका होगा. स्टिल नॉट डू लेट मी. सर थैंक यू, आंसर मिल गया मुझे. थैंक यू सो मच वंस अगेन. आई एम सो सॉरी टू ऑल लेट यू नो कि मैं बताना भूल चुका कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, एक तरीके से जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट काम कर रही है प्रोग्राम, दैट इज टीच फॉर पाकिस्तान, TFP के नाम से. एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना हो टीच फॉर पाकिस्तान के बारे में. दैट इज मेकिंग क्वालिफाइड टीचर्स with proper training, and then they appoint those teachers to teach the students in government schools. Teach for Pakistan is one of them. उसके अलावा बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं वेल रिप्यूटेड, तो मैं ऐसे कहूँगा 3 से 4 है, और वो भी तीनों या चारों US की हैं.
एक आती है यूएसएड है, यूएसएड बहुत ज्यादा काम कर रही है, दूसरी आती है यूनिसेफ बहुत ज्यादा काम कर रही है, एंड यूनिसेफ इज फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। तीसरी आपकी यूएसएफपी, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन पाकिस्तान, दैट इज वर्किंग अलॉट इन पाकिस्तान in terms of quality education, in terms of providing the basic right of education. हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी हुई हैं, देयर आर सिविक सोसाइटीज या सिविल सोसाइटीज ऐसी हैं, और अपार्ट फ्रॉम सिविल सोसाइटीज हमारे यहाँ पे बेसिकली एनजीओ ज्यादा बनी हुई हैं, जो प्रॉपरली एजुकेशन के एक तरीके से एजुकेशन को टच प्रॉपरली नहीं कर रही, लेकिन वो एक टर्म ऑफ एजुकेशन को टच करें। फॉर एग्जाम्पल वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन को देखेंगी, वो मेंटल एजुकेशन को देखेगी, वो स्पेस एजुकेशन को देखेगी, वो एक तरीके से मेडिकल एजुकेशन को देखेगी। सो दीज आर थिंग्स। लेकिन अगर ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपस में एक साथ बैठ जाएं और आपस में कोई एक पॉलिसी बना ले, देन वी विल बी हैविंग अ प्रॉपरली आप कह लो मेजर एक्सेस टुवर्ड्स अ पोर्टल, जहाँ पे हमारे पास सारी की सारी एजुकेशन का एक्सेस होगा, एंड देन वी विल बी गेटिंग दैट एजुकेशन। आई एम सो सॉरी गाइस, अजान आ रही है और आई एम होपिंग कि मैंने सबका आंसर दे दिया हो। Well, there is a program, Teach for Pakistan, and just give me 2 minutes after the azan. एक question है, उसके आंसर के बाद we will be wrapping up the session. Just 2 minutes. So there is last question of the session. इसके बाद भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से काइंडली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आई थिंक सो कि आपके पास व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मेरे से ईमेल पे कर सकते हैं, और अपार्ट फ्रॉम द ईमेल यू कैन गो फॉर माय लिंक्डइन एज वेल। So there is one question from Ms. Zarish Maksud. She is asking, do immigrants who don't have Pakistani citizenship allowed to study in Pakistan educational institutions? Well, इधर लफ्ज इमिग्रेंट कहना जायज भी है, नहीं भी जायज, लेकिन मैं वैसे ये कहूँगा कि यस दे आर अलाउड टू स्टडी। एक तरीके से हमारे यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे दे कैन अप्लाई और वो वापस आ सकते हैं पाकिस्तान में पढ़ने के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस, एक तरीके से यहाँ की यूनिवर्सिटीज ऑल्सो लॉन्च सम प्रोग्राम्स जो कि फॉरेन के लिए होते हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, और फॉरेन के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे कैन अप्लाई regardless of their nationality. आई होप मिस जारिश मैंने आपका आंसर दे दिया हो प्रॉपरली। और वेल, जो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ नॉट लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ मोर लाइक अ प्रोग्राम। आप जब इंटरनेट पर सर्च करेंगे मिस्टर सादत, देन यू विल बी हैविंग द प्रॉपर उनकी वेबसाइट भी है, एंड दैट इज टीच फॉर पाकिस्तान। उसका मेंशन करता हूँ, एंड दैट इज डूइंग अ रिमार्केबल वर्क। So just let me write. I am hoping कि मैंने I tried my best everyone कि मैं आपको SDG 4 बता सकूं जितना मुझे आता है और जितना मुझे पता था। Meanwhile, still I am trying my best, और मैं, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट
on SDG 4. I'm right here. I have done some projects regarding SDG 4 and still I'm on my way to do some international projects as well. मैं जस्ट यही चाहूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और SDG 4 को भी देखो. With your field, do link with your fields, प्रोफेशनल फील्ड्स जितने भी आप हैं. और मैं वैसे ये चाहूंगा कि अगर यहाँ पे कोई CS के हैं या सॉफ्टवेयर के हैं, आप लोग लिंक कर सकते हो AI की डिजिटल लिटरेसी in schools. Thank you so much once again, everyone, and looking forward to seeing you all in tomorrow's session that will be on gender equality. और जो हमारे कल की स्पीकर होंगी that will be Miss आयशा सिद्दीका, जिन्होंने कल आपको SDG 3 की सेशन दिया था. She is also one of the greatest speakers, so कल आप उनसे सीखिएगा. I'll be coming on SDG 13. That is one of my professional ones. Thank you so much once again. And खुदा हाफिज everyone. I hope आप लोगों ने मेरे से बहुत ज़्यादा सीखा हो. Thank you so much once again. And खुदा हाफिज.